Assalamu alaikum, good morning. गुड मॉर्निंग। And welcome to Rise and Shine on 365. कैसे हैं आप लोग? I ठीक hope ठाक है। ये बिल्कुल पॉकेट स्क्वायर बेहतरीन। कैसा लग रहा है ये बताएं। ये हमने बड़ा लास्ट मिनट इनोवेशन किया है ज़ुबैर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो क्रिएटिव अर्ली इन द मॉर्निंग विद मी। तो जनाब आज शो में बात करेंगे पी का एक्ट पर PFUJ के रिएक्शन की। कराची में ताजिर बरादरी के की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई है, उसके अहवाल की, सियासत की दुनिया के हालात जो चल रहे हैं उसकी, गैर मुमालिक में मुकीम पाकिस्तानियों के मामलात की। इसके साथ साथ ख़वातीन के लिए एक ख़ास सेगमेंट होगा जिसमें हम बात करेंगे कि ख़वातीन अपने वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा करामत यूज़फुल कैसे बना सकती हैं। और शो के आखिर में बात होगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ की। तो देखते रहिए आज का शो राइज एंड शाइन। बिल्कुल, बहुत सी चीज़ें हमारे आज शो का हिस्सा हैं और हम जर्नलिस्ट की भी आज के शो में बात होगी कि जर्नलिस्ट के साथ क्या हो रहा है। हम जर्नलिस्ट, उनको बोलने दिया जा रहा है या नहीं बोलने दिया जा रहा। तो अच्छी बात क्या है ये बताएं। आज की अच्छी बात बड़ी सिंपल है। वो कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। ये जब समझ आती है जब आपके हाथों से वो चीज़ निकल रही होती है। तो द ग्राउंड वर्क फॉर ऑल हैप्पीनेस इज़ हेल्थ। तो अपनी सेहत का, अपने आप का, अपने दिल का, अपनी मेंटल हेल्थ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। बिल्कुल, तो ये हमारी अच्छी बात हो गई। अब टॉप न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले खबर हमारी यही कि बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने खिताब किया है और उन्होंने कहा कि किसी को वज़ीर आला से अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करें, चुगली ना करें किसी की। अच्छा, ये जो उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है, तो ये सब समझते होंगे जो खबरों को देख रहे हैं कि एक ताजिर बरादरी की तरफ से कुछ ऐसे ही मतलब नॉट ऑन अ सीरियस नोट, एक अजराए मजाक या फिर अजराए तफन्नुन एक बात की गई या तनकीद, एक बड़ी सॉफ्ट तनकीद करने की कोशिश की। तो उन्होंने कुछ ऐसी बात की थी जिस पर रिस्पॉन्ड किया बिलावल भुट्टो जरदारी ने। उन्होंने कहा कि चुगली ना की जाए। कराची में ताजिरों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मसाइल हल करने की यकीन दहानी हम कराते हैं आपको। ये सूबा पीपल्स पार्टी का है, कहीं और जाकर चुगली करने की ज़रूरत नहीं है आपको, और हम दूध के दुले नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे काम हमने आपके किए हैं और आपको जो भी तहफ़्फ़ुज़ात है, जो भी आपकी वक्तन फ़वक्तन ताजिर बहादुरी कुछ कहती है, हमसे मुतालबात करती है, तो हमें पता है पहले से ही और वो एड्रेस करते हैं। वो कहते हैं मैं मौजूद हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मैं अक्सर मौजूद होता हूँ, हमेशा मौजूद होता हूँ आपके मसाइल हल करने के लिए, और अभी भी जब भी आप जो भी बात करेंगे तो मेरे नोटिस में होगी। तो ये उनकी बात हुई। और बाकी उन्होंने सियासत पर भी थोड़ी सी बात की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर ढिटाई से ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान से लोड शेडिंग ख़त्म कर दी है। आप मुझे सिंध या कोई एक शहर बता दें जहाँ लोड शेडिंग नहीं हो रही है। विफाक के रवैये के सबब सिंध हुकूमत बिजली के अपने मनसूबों की जानिब बढ़ रही है, क्योंकि विफाक सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो सिंध खुद कफील वैसे तो है ही बहुत से शोबों में, लेकिन इस शोबे में भी हम खुद कफील होने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे गैस का हक नहीं दिया जा रहा, ऐसे ही सिंध को पानी का हक भी नहीं मिल रहा। पानी के हक की उन्होंने दोबारा बात की है और ये बात करने से चूकते नहीं है चेयरमैन पीपल्स पार्टी। और इससे नजर आता है कि कितना ये अहम इशू है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, पानी का मसला, जो कि हल करने की जरूरत है, वाकई वरना मामला बड़े खराब हो और सकते हैं। बहुत अच्छी बात है ये, इट गोज इन हिज फेवर कि उन्होंने इस पे टाइम दिया और इस पे क्लैरिफिकेशन दी और इस पे बात करी। सो दैट इज वेरी गुड। अच्छा, दूसरी हमारी टॉप स्टोरी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI में कुर्बतें बढ़ने लगी है। तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजल रहमान से बैठक हुई है और बानी की हिदायत पर हुकूमत के खिलाफ डैंडरलाइंस में शिरकत की दावत दी गई है। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत के साथ जो चीज़ें हुई मौलाना को हमने बताई हैं। ये सारे मामलात यानी मुज़ाकरात शुरू होने से लेकर और ये जो मुज़ाकरात यहाँ तक पहुँच गए हैं, इस तक जुडिशल कमीशन ना बनाने पर मुज़ाकरात बंद किए हमने। मुसल्लत की गई हुकूमत वाली PTI से अलहदगी में मुलाकात भी नहीं करवा सकी। और PTI खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर जुनैद अकबर, सरवत जुनैद अकबर जो हैं ये हॉक, ये जैसे कहते हैं ना कुछ हॉक्स होते हैं किस जमात के, तो उनमें से ये एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और वो वाज़े तौर पर खुलकर वो इंटरव्यूज दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुझे लाया इसलिए गया है ताकि हम अब कुछ अपनी एग्रेसिव पॉलिसी, यानी वो जो रेजिस्टेंस की पॉलिसी है या जो एहतजाज की पॉलिसी है, उसको आगे लेकर बढ़े। और वफायमत बहुत हो गई। उन्होंने बिटवीन द लाइन्स अपने रहनुमाओं पर भी तनकीद की है कि ये लोग वो हैं जो कि होम्योपैथिक टाइप लोग हैं जिनसे कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो बानी PTI ने उनको आगे किया है ताकि क़यादत अब जो बड़ी एक्टिव किरदार अदा कर रही है, लीडरशिप नजर आए। बिल्कुल, देखिए, जब तक रिजॉल्व विद इन द पार्टी नहीं होगा वो पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल। सो इट्स गुड कि वो और रिजॉल्व उन्होंने ये ऑप्शन भी कहा कि इस्लामाबाद की तरफ डी चौक की तरफ मार्च का ऑप्शन भी उनके पास अब मौजूद है, यानी उस तरफ भी वो सोच रहे हैं वो कुछ दिनों में जो चाह रहे हैं करना। बिल्कुल जी, अब थोड़ा लाइट हार्टेड उसकी तरफ हम चलते हैं। एक्टर सैफ अली खान पर
चाकू हमला केस में पुलिस ने ईस्ट बंगाल से खातून को भी अरेस्ट कर लिया है। जी हाँ, जिसे रिमांड पर मुंबई लाया गया है। बताया ये जा रहा है कि खातून मेन सस्पेक्ट से इन कांटेक्ट थी और मुलजिम उन्हीं के नाम पर रजिस्टर्ड सिम यूज़ कर रहा था। तो खातून को मुंबई ले जाकर इन्वेस्टिगेशन की गई है। अब देखते हैं आहिस्ते आहिस्ते ये केस और क्या रिवील करता है। बड़ी तफ्तीशनाक ये बात है कि अच्छा, ये भी बड़ा लोग सवाल कर रहे हैं कि जी इतना बड़ा एक्टर था, उसके पास तो 8-10 गाड़ियां होंगी, तो वो रिक्शे में क्यों गया? रिक्शे में गया, बिल्कुल ऐसा ही। और फिर वो अंदर कैसे चला गया शख्स, और बड़ी एक अजीब सी कहानी है। वेरी मिस्टीरियस सॉर्ट ऑफ थ्रिलर बन सकती है, होती जाएगी और बड़ा इंटरेस्टिंग होती जाएगी। बिल्कुल। तो ये हमारी टॉप स्टोरीज हो गई। सबसे पहली हमारी खबर, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, क्या हामिल खबर जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, वो ये है कि पीका एक्ट जो कि हुकूमत लाई, ये तरमीमी एक्ट है ये, और साफती बरादरी की तरफ से कहा जा रहा है कि मजीद जो एक्ट था उसमें तरमीम की गई है, तो ये मजीद सहाफियों के लिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बहुत खतरनाक हो गया है। सेनेट से भी ये मुतनाज़ का एक्ट पास हो चुका है। एक्ट की मंजूरी के दौरान अपोजिशन की बिल की शदीद मुखालफत की गई है। अरकान ने बहुत एहतजाज किया। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि कानून बराए इसलाह नहीं, कानून बराए सजा है। हुकूमती बेंचेस में किसी ने इस बिल को पढ़ा भी नहीं होगा। ANP अरकान ने मुतनाज़ बिल की मुखालफत की, इजलास का बाइकआउट किया। एमल वली ने भी ये कहा कि पीका एक्ट के जरिए बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने अपोजिशन बेंचेस पर चढ़ाई की और कहा कि बिल को कमेटीज ने पेश किया है। उस वक्त अपोजिशन कहाँ थी जब कमेटीज में ये हो रहा था। और देखिए, कमेटी के मामले पर भी एक बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर वहां मौजूद थे और उन्होंने मीडिया बरादरी को, जो उनके नुमाइंदे थे, उन्हें बोलने भी नहीं दिया। बड़ी उजरत में पास किया और बाहर आकर वो कहने लगे कि मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो मालूम ही नहीं है। फिर PTI ने उनके खिलाफ एक कार्रवाई भी की कि इन काम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो सहाफी बहुत ज्यादा नाला है, सहाफियों के बहुत ज्यादा तहफ्फुज़ात हैं इस पर। वो क्या तहफ्फुज़ात हैं और कैसे उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा और कैसे विक्टिमाइजेशन का एक विंडो खुल जाएगा, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। अफजल भट्ट साहब ने ज्वाइन किया, सदर PFUJ। बहुत शुक्रिया अफजल भट्ट साहब, आपने वक्त दिया हमें। अब्बास शबीर ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ने भी हमें वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अफजल भट्ट साहब, थैंक यू सो मच। ये बताइए कि सेनेट में भी पीका एक्ट मंजूर कर लिया गया है, सहाफ़ी तंजीम क्या कर रही है और अदालत में इस एक्ट को चैलेंज किया जाएगा और कब किया जाएगा आपके नज़रिए में? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो कुछ नेशनल असेंबली में हुआ, जो कुछ सेनेट में हुआ, हमारे लिए ये बड़ा अफसोसनाक है, क्योंकि हम वो लोग हैं, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जिन्होंने इस पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो हम समझते हैं कि पार्लियामेंट एक बालादस्त इदारा है, बाकी कोई इदारा बालादस्त नहीं है। लेकिन हमने अब ये कहने पर मजबूर हैं कि इमारतों से इदारे बालादस्त नहीं होते, करैक्टर से होते हैं। अगर अरकान असेंबली करैक्टर का मुजाहरा करते तो उनकी बालादस्ती वाकई साबित। अब आ जाए कि जिस तेजी के साथ इस बिल को पास किया गया है, दुनिया भर का एक मरवजा असूल है, जितने महज़ब ममालिक हैं, कि अगर कोई बिल ला रहे होते हैं तो उनके स्टेक होल्डर को तलाश करते हैं मुख्तलिफ शहरों से, फिर उनसे कंसल्ट करते हैं, उनकी राय जानते हैं। ये वाहिद मौका था कि 5 बड़े स्टेक होल्डर, जिनमें PBA पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, APNS जो अखबारी मालकान की तंजीम है, CTNE जो एडिटर की तंजीम है, MN जो टेक्टर न्यूज है, और TFJ, हम मिलकर 5 मरतबा गवर्नमेंट के पास गए कि भाई हमको मादर पितर आजादी के हामी नहीं है, हम रूल्स रेगुलेशन के मुखालिफ नहीं है, फेक न्यूज के सबसे बड़े विक्टिम भी हम हैं, मुखालिफ भी हम हैं, ट्रोलिंग के सबसे बड़े विक्टिम भी हम हैं और मुखालिफ भी हम हैं। अगर आप ये बिल, इस बिल को कौमी सलामती का बिल समझते हैं, आप इस बिल को आने वाली नस्ल का बिल समझते हैं, तो हम आपके साथ इस पर शिकवाइज बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये बाहर तो ऐसा लगता है कि नया बिल है। इसमें जो अभी एग्जिस्टिंग लॉज है 58, उनको टच किया गया है। तो इसलिए हमने बार बार जाकर कहा कि भाई अगर आपकी नेक नीति है तो फिर आप बात कर ले। अगर वाकई इसका मसला ये था कि इसका मकसद फेक न्यूज को रोकना है, तो बात करने में क्या प्रॉब्लम थी? हम तो डायलॉग की जरूरत कर रहे थे, डायलॉग की जरूरत है। वेरी गुड। तो बहरहाल
हमारे बार बार कहने के बावजूद इन्होंने अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर इसको बुलडोज किया जी। जिसके बाद हमने फिर कल से यानी पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर प्रेस फ्रीडम मूवमेंट का आगाज किया है। ये मूवमेंट हमने जनरल जियाउल्लाह के खिलाफ चलाई थी, फिर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में जब तमाम टीवी चैनल बैन किए गए थे उस वक्त चलाई थी, और उसके बाद फिर अब हम समझते हैं कि अब आपकी मेरी जुबानें बंद करने के लिए ये एक नया लॉ लाया जा जी। रहा है। अफजल साहब, कबल इसके कि हम स्पीकर एक्ट में जो मोटी मोटी जो चीजें हैं जिनसे हमें सबको इख्तलाफ है उसकी बात करें, अब आपने इस तहरीक की बात करी दी है, तो ये मुझे बताएं कि अब तहरीक शुरू इस नोट पर होगी कि स्पीकर एक्ट में तरामीम वगैरह पे डिस्कस नहीं करना हमने, हमें ऑल ओवर अगेन आपने कोई एक्ट लाना है या कोई रेगुलेशन लानी है तो फ्रॉम द वेरी स्क्रैच आपने स्टार्ट करना है और उसकी शिकें हमसे डिस्कस करके बनाना है वो एक्ट जो भी करना है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अभी हमने अपना जो है ना केस पेश किया हुआ है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के पास। सही है, क्योंकि ये बिल अब उनकी तरफ जाएगा, तो हमने आसिफ अली जरदारी साहब से अपील की है कि भाई जब आपके पास ये बिल आए तो जो हम 5 स्टेक होल्डर हैं हम आपसे मिलना चाहेंगे। हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन सी शिक जो है वो आईन पाकिस्तान से मुतसादम है, इसमें कौन सी शिक जो है वो प्रेस फ्रीडम से मुतसादम है, इसमें कौन सी शिक है जो इंसानी हकूक से मुतसादम है। तो आप वो इतराजात लगाकर ये बिल पार्लियामेंट को वापस कर दें, और फिर हमने मियां नवाज शरीफ से कहा है कि अब अपनी गवर्नमेंट से कहें कि इस पर रिव्यू करें, क्योंकि आप जानते हैं कि 2-3 हफ्ते पहले की बात है कि सदर पाकिस्तान ने मुदारस का बिल जो है वो वापस कर दिया था पार्लियामेंट को, उसमें दस्तखत नहीं किए थे। तो अब हमारा ये मुतालबा है सदर पाकिस्तान से कि आप ये बेसिकली जब हम प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं ना, तो ये जाहिर है आपका प्रोग्राम बंद नहीं होना, आपको तनख्वाह भी मिलनी है। शायद आम आदमी ये समझे कि पाकिस्तान के जो 24 करोड़ लोग हैं कि शायद हम अपनी तनख्वाहों के लिए बात कर रहे हैं, हम पाबंदियों की बात करते हैं तो हमारी मुलाजमत छीन जाएगी। पाबंदी क्या है? पाबंदी ये है कि पाबंदी कोई नहीं है अफसर साहब, पाबंदी ये है कि फेक न्यूज का रास्ता खुल जाएगा। ये इसमें अच्छा ये बताइए अफजल साहब, पीका एक्ट के हवाले से सहाफती जो जी मैं छोटी सी एक जो बात करना चाहता हूँ कि प्रेस फ्रीडम मूवमेंट पीएफजे कब शुरू करती है कि पाकिस्तान का आईन जो है को ये हक देता है कि उसको इल्म होना चाहिए कि उसके टैक्स से चलने वाली पार्लियामेंट क्या कर रही है, उसके टैक्स से चलने वाली हुकूमत क्या कर रही है, उसके टैक्स से तनख्वाह लेने वाली जुडिशरी क्या कर रही है, उसके टैक्स से तनख्वाह लेने वाली एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है। वॉचडॉग के तौर पे बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जब ये पाबंदी लगती है कि पाकिस्तान के आम शहरी को वो ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसके तनख्वाह से चलने वाले इदारे क्या कर रहे हैं, पाबंदी मुझ पे है, लेकिन है 25 करोड़ अवाम के लिए कि इनको गूंगे बहरे रखना है। आप नैरेटिव का खेल है, नैरेटिव का खेल है जो कि खेलते रहना है, नैरेटिव। अच्छा आजाद साहब ये भी बताइए, पीका एक्ट के हवाले से सहाफती जो तंजीमों का मौकफ है वो क्या है, कुछ कौन से 2-4 पॉइंट्स हैं जिसको वो हाईलाइट करना चाह रहे हैं? पहली बात तो ये है कि ये बताएं कि फेक न्यूज का तयन के एक एएसआई बेहतर करेगा, एफआईए का डायरेक्टर बेहतर करेगा, कोई सेक्शन अफसर कर सकता है, या न्यूज़मैन का ये काम कि अगर इन्होंने फेक न्यूज का खुद ही तयन करके खुद ही सजा दे देनी है, और फिर आपके पास फोरम क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। पूरी दुनिया का एक मुरव्वजा तरीकाकार है कि अगर मेरी खबर पर किसी को एतराज है, मुझे वकील एक नोटिस भेजता है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर या इसकी वजाहत करें या अपॉलॉजी करें। अगर आप नहीं करते तो वो आपके साथ केस कर सकते हैं, यहाँ आपको उठाया जाएगा, आपके खिलाफ ट्रायल होगा, आपको सजा सुना दी जाएगी, और फिर कहा जाएगा कि आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। भाई फिर आप क्या डिफेंस करेंगे? आपका असल मामला तो यह है कि पूरी दुनिया में ये होता है कि पहले तफ्तीश की जाती है, फिर हाथ डाला जाता है। और ऐसे सिस्टम में सर, ऐसे सिस्टम में जहां आप देख रहे हैं रूल ऑफ लॉ और सारे अदालती मामलात हैं, हुकूमत आपके अगेंस्ट होगी जब, और आप अकेले खड़े होंगे, चले चंद सहाफती तंजीमें आपके साथ खड़ी होंगी, तो क्या आप अपना डिफेंड करेंगे केस? ये भी कहिएगा कि ये आपको अक्सर ये हमने बहुत देखा, हमने हिस्ट्री में आपने भी ज्यादा ऑब्जर्व किया होगा कि वो सियासी जमातें जो आपके साथ खड़ी होती हैं जब ऑपोजिशन में होती हैं और आपके हुकूक की आवाज बुलंद कर रही होती हैं,
वही सियासी जमातें जब हुकूमत में आती हैं तो उससे ज्यादा ड्रैकोनियन लॉज पास करती हैं, जैसे कि ये पीका एक्ट है। तो नून लीग में इरफान सिद्दीकी साहब तो हमारे सीनियर हैं, आपके तो कुलीग हैं, वो तो बेहतर जानते हैं कि सहाफियों के क्या मसाइल रहे, क्या कुर्बानियां दी हैं। क्या समझते हैं आप उनके बारे में, क्या माइंडसेट है ये? इट इज अनफॉर्चुनेट कि जब तक कोई जमात अपोजिशन में होती है तो ये आप समेत मुझ समेत पूरे मीडिया को अपनी आंख का तारा समझती है। जो ही उसकी पोजीशन चेंज होती है तो वो इसी मीडिया को अपनी आंख का कांटा तस्वर करना शुरू कर देती है। हम कांटा बांधते नहीं हैं। हम बारहा ये कह चुके हैं कि मीडिया जो है वो आईने का रोल प्ले करता है, ताकि हमारा कोई लीडर, किसी भी सियासी जमात का लीडर, नेशनल लीडर है, कोई चेक एंड बैलेंस हो, कोई सवाल जवाब, कोई हुक्मरान जब इस आईने के सामने आए तो उसके चेहरे पे कोई दाग धब्बा लगा हो तो वो उसको साफ कर ले, ताकि दुनिया में जाने से पहले उसका चेहरा साफ हो। बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान में जब कोई किसी को आईना दिखाया जाता है तो वो दाग धब्बे साफ करने की बजाय आईना तोड़ने की कोशिश करता है। ये हमारी प्रॉब्लम है। दूसरी बात जो आपने मुस्लिम लीग नून के हवाले से की, तो मैं दो वाक़यात आपको सुना देता हूँ कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तरमीन की अदालत में हम पिटीशन लेकर गए इसी पीका एक्ट के खिलाफ, तो वहाँ हेयरिंग जारी थी, हम रोस्टम पे खड़े थे, तो दो शख्सियात हुई और दोनों के हाथ में एक एक पिटीशन थी जी। ये इमरान खान के दौर की बात है, जब इमरान खान धड़ाधड़ इसी पीका एक्ट के तहत जर्नलिस्टों को उठा भी रहे थे, एफआईए मार भी रही थी, तो उस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी हमारे साथ खड़े होते। तो मरियम औरंगजेब साहब आई और उन्होंने कहा कि हम इस पीका काले कवानीन के खिलाफ जो पिटीशन चल रही है, मुस्लिम लीग नून इसके खात्मे के लिए पार्टी बनना चाहती है अदालत में। माशाल्लाह जी। दूसरी पिटीशन फरतुल्लाह बाबर साहब खड़े थे। उन्होंने कहा जी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जी जो है वो इस पीका एक्ट को काला कानून समझती है और इसके खात्मे के, हालांकि वो इतना काला नहीं था, इस हद तक काला नहीं था वो। जो पिटीशन चल रही है, हम भी इसमें पार्टी बनना चाहते हैं। तो उन्होंने उस वक्त चीफ जस्टिस ने कहा कि आप दोनों जमातें पार्लियामेंट में हैं, आप पार्लियामेंट में जाकर अपना किरदार अदा करें। और कल जब उन्हें मौका मिला है पार्लियामेंट में किरदार अदा करने का, तो क्या किरदार अदा किया? जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान ने उस पीका एक्ट में थोड़ा सा जहर डाला था, इन्होंने पूरी बोतल डाल दी, पूरी बोतल डाल दी, कोई आदमी बचे ही नहीं जी। सही, ये है सूरत। सही है। अच्छा, एक और सवाल का जवाब मुझे दीजिए। ठीक है, एहतजाज तो सहाफती तंजीमें कर रही हैं, इसमें एक चीज ये भी है कि सोशल मीडिया रेगुलेशंस जो लगी है, और वो कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के लिए किया जा रहा है, काउंटर करने के लिए, किसको काउंटर करने के लिए किया जा रहा है ये भी सबके सामने है। तो अब आपका शो अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आएगा कोई शो और उसको रिले किया जाएगा सोशल मीडिया पर भी, तो अलग से रेगुलेशंस वो सोशल मीडिया की फॉलो होंगी उस पर, ऐसा भी है इसके अंदर? और कौन सी ऐसी शख्सियत है जिस पर तनकीद अब की जा सकती है, मुझे बताएं। पार्लियामेंटेरियंस इसमें आ गए, सारे हायर ऑफिशियल्स इसमें आ गए। अब तो मॉर्निंग शो में आप सब्जी के रेट बताया करें, फलों के रेट बताया करें, ठीक है ना, ताकि। अच्छा सर, आखिरी सवाल अफजाल साहब, क्या पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के बारे में कहना, कोई तज्जिया पेश करना, क्या इस एक्ट का हिस्सा होगा? हम उनसे यही तो कह रहे हैं बार बार कि आप बार बार हमें कैद कर रहे हैं, हम पे पाबंदियां लगा रहे हैं, क्योंकि हम में से तो कोई बंदा मुल्क इस्लाम के खिलाफ बात नहीं करता, बिल्कुल, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। अगर आपका मकसद वो है तो वो तो लोग सब बाहर बैठे हैं, वो सब बाहर ही बैठे हैं जो क्रिटिक कर रहे हैं। ये शिकायत है, वो किसी इदारे में काम भी नहीं करते, तो आप बार बार पाबंदियां उन्हीं पे लगा रहे हैं जिन पर बोलने पर पहले ही पाबंदियां, कामा फुल स्टॉप भी सोच समझ कर डाला जाता है, कहीं पकड़ में ना आ जाए। तो बहरहाल ये अपने चले, ये तो अफजल साहब इंशाल्लाह कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज सहाफत की बरादरी करती आई है और ज़बां पे मोहर लगी है, तो क्या के रख दी है हर एक हल्का जंजीर में ज़बां मैंने, और ये तो चलता ही रहता है ना मुकाबला, कलम और तो कलम की ताकत। हाँ, कलम की ताकत, बताए लो कलम छिन गई तो क्या करूं, ये पूरी एक। अच्छा, लेकिन ये कि बस फिर हम आपको फॉलो कर रहे हैं और सब्जी के रेट्स और ये वो सारे राशनिंग वगैरह के थोड़ा सा आप करें, ताकि हम तो आपको फॉलो करते करते यहाँ तक पहुंचे, और अब आप जहां जाएंगे आपके पीछे पीछे वहां चले जाएंगे। अफजल भट्ट साहब, सदर PFUJ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना
मौकफ पेश करने का। तो ये है जनाब सूरत हाल। तो बस अब हम यही मॉर्निंग शो में यही बातें होंगी। नहीं, अल्लाह ना करे। देखें तो ये रियलाइजेशन होगी और हुकूमत भी इस पे सोच रही है, समझ रही है। इरफान सिद्दीकी साहब ने भी ये कहा है कि नहीं, आप लोग आए, साफ वतनी बरादरी आए, उनमें बैठकर हम बात करेंगे और यकीनन मसाइल का हल निकलेगा। बड़ी रीजनेबल सोच हुकूमत के अंदर भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मौजूद है जो कि रूल ऑफ लॉ की हमेशा बात करती है और फ्रीडम ऑफ स्पीच की हमेशा चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी बात करते आए हैं। तो अब हम पूरी उम्मीद है, वो तो लाइटर नोट पे हम जरा सी गुफ्तगू को ले जाते हैं ताकि जरा इंटरेस्टिंग। लेकिन हम सब्जियों के रेट फिर भी बताएंगे, वो तो बताने पड़ेंगे हमें लोगों के लिए। जी नाजरीन, एक वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, वी शैल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ ताजिर बिरादरी की बात हो जाए, गिले शिकवों की बात करते हैं ना, वो क्या कहानी थी, वो स्टोरी क्या है जिसके पीछे चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने रिस्पॉन्ड किया। तो पहले तो बताते कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि भाई किसी को वजीर आला से मसला है तो वो चुगली ना करे और हमसे बात करे। ताजिरों से उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा कि मसाइल हल करने की हमने यकीन दहानी कराई है, ये सूबा पीपल्स पार्टी का है, कहीं और जाकर चुगली करने की जरूरत आपको नहीं है। हम भी दूध के धुरे नहीं है, लेकिन अच्छे हैं हम। जो आपके काम है, जो आप हमें बताते हैं, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो हम सुनते भी हैं, उनको दूर भी करते हैं। उन्होंने कहा कि क्या मैंने कभी आपको तंग किया, ये सवाल भी किया ताजिर बरादरी से उन्होंने। और उन्होंने कहा कि कराची जैसे चल रहा था वो तारीख है, अब यहाँ भत्ता नहीं मांगा जाता, जैसे चलता था वो तारीख हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वो चाहेंगे कि उनके नाम पर और हुकूमत के नाम पर आपको कोई तंग ना करे। ताजरों के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालेंगे, बिजली लोड शेडिंग के खात्मे के लिए और जो दीगर मंसूबे उन्होंने उसकी बात की है। बिल्कुल। तो इस पर हम मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सुमीता अफजाल ने, स्पोक्स पर्सन है सिंध गवर्नमेंट। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमीता जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइए, किसी को वजीर आला से मसला है तो मुझसे बात करें, चुगली ना करें। बिलावल भुट्टो जरदारी को ये कहने की जरूरत क्या पड़ी सुमीता जी, ये बताइए। देखिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा कि अगर किसी को प्रॉब्लम होती है फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर या किसी भी आपके मिनिस्टर से या किसी भी ऑफिसर से, तो उन्होंने उसी वक्त सीएम को भी और आईजी पुलिस को भी डायरेक्ट किया कि एक कंप्लेंट सेल बना दें, ताकि जिससे आपको प्रॉब्लम होती है उसी से आपकी कन्फ्रंटेशन हो, उसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो ये तो बड़ा एक अच्छा वो था कि बिजनेस कम्युनिटी के पास अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा कि खुदा ना खास्ता अगर किसी के साथ उनको कोई इशू होता है या किसी की वो शिकायत करना चाहते हैं तो वो अपना कंप्लेंट सेल में जो है वो कर सकते हैं कंप्लेंट और उसको फौरन रिजॉल्व किया जाएगा और उसको खुद जो है वो चेयरमैन मॉनिटर भी करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि कल जब बिजनेस कम्युनिटी आई भी थी और एक बहुत ही बड़े नंबर्स में, लार्ज नंबर्स में वहाँ पे मौजूद थी, जिन्होंने अपने जिसको जो चैलेंजेस थे, वो गैस का चैलेंज हो, वो पानी का चैलेंज हो या कोई भी ऐसे लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज हो, जिसके ऊपर चेयरमैन ने बड़ी ब्रीफ डिटेल भी दी है कि आपको याद होगा कि 2008 से पहले जब पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत संभाली है इस सूबे में तो हालात कितने बेहतर हुए। उन्होंने ये भी कहा कि जितना प्यार आप पहले किसी और को मतलब फोर्सफुली आप किसी को देते थे, उससे थोड़ा सा प्यार तो पीपल्स पार्टी भी डिजर्व करती है, जिसने सूबे में अमन और अमान लाया है, जिसने अब भत्ताखोरी और एक्सटॉर्शन और पर्चियां और चंदा नहीं आता, जिससे बिजनेस कम्युनिटी या ताजिर डरे बिजनेस करने से। अच्छा सविता जी, वैसे ये भी आप समझती है ना माहौल में कि ये मीडिया की, देखें ये भी आप समझती है कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको ये जो ताजिरों से एक मुलाकात और ये जो बयान सामने आया था वजीर आला से मुताल्लिक, उन्होंने एक शिकायत सी की थी, ये तो बड़ी एक कोई सीरियस नौयत की तो शिकायत उस तरह नहीं थी, उन्होंने एक बड़ी एक लाइटर नोट में ही की थी, एक मजाक के तौर पर, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बहुत ही एक लाइटर नोट पर ही उसका जवाब दिया है। लेकिन मीडिया जिस तरीके से इसको इस खबर को दिखा रहा था वो कोई ठीक बात नहीं थी, आप ये समझती हैं? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात, अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल ने या एक ताजिर की कम्युनिटी में से किसी ने बोला होता तो एक और बात होती, लेकिन ये तो एक शख्स था जिसने बोली और उसने खुद ने, ये जो अतीक मीर साहब हैं, इन्होंने तो खुद ही अपने बयान से फिर एक वीडियो बयान बना के कुछ कहा, फिर उसके बाद एक और यू टर्न लिया और वो खुद उन्होंने कहा, मैंने तो एक मजाक के अंदाज में कहा था
कि ऐसा कर लें। और मैंने तो इसके ऊपर ये भी कहा कि आपको नहीं पता कि पंजाब में बैठ के कौन ये बोल रहा है कि प्लीज सीएम मुराद अली शाह हमें दे दें, क्योंकि जिस तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे इस सूबे में काम हो रहा है, इस सूबे के ताजिर हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं और और एक सेक्टर में नहीं हर सेक्टर में करना चाह रहे हैं। और कल जो बिजनेस कम्युनिटी आई, इट इज़ वेरी, मतलब उसमें पूरे कराची के ऐसे बिजनेसमैन थे जो आपके साथ आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में बल्कि, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि शाहराह भुट्टो भी जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ही बना है, जिसमें बैंक्स हैं और भी बहुत सारे बिजनेस के लोग हैं जिन्होंने मिलके ये बनाया है। तो चेयरमैन ने भी और सीएम ने भी कल ये बोला था कि हमें एज अ कम्युनिटी, एज सिर्फ गवर्नमेंट जो है ये सारे काम नहीं कर सकती, पूरी दुनिया में जो है लोग पार्टनरशिप्स करते हैं और इस तरह के काम करते हैं। हमें भी सपोर्ट चाहिए अपने बिजनेसमैन की, ताकि सूबे में ज्यादा से ज्यादा तरक्की हो सके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। आवाज आ रही है आप? जी जी हाँ जी। मजबूरी मुलाकात की। जी जी। अच्छा ये बताइएगा सुमीता जी, दैट मजमुई जो मुलाकात थी वो कैसी रही आपको लगता है? ताजरों ने और क्या कंसर्न्स पेश किए? देखिए, ताजरों ने पानी के ऊपर भी बात की, ताजरों ने गैस के ऊपर भी बात करी, और उस पे भी चेयरमैन ने बहुत ही एक अपना वो स्टांस ये दिया कि पीपल्स पार्टी तो हमेशा जो है फेडरल से आवाज उठाती है, बल्कि उन्होंने तो बिजनेस कम्युनिटी को भी बोला सरबत कि आप मेरे साथ जॉइन हैंड्स विद मी और आपकी आवाज हम मिल के आवाज अपनी इस्लामाबाद में उठाते हैं। बल्कि आई रिमेम्बर, आई डोंट वांट टू कोट कि वो कौन से बिजनेसमैन है, मगर फवाद अनवर साहब है उनका नाम, अल करम के आई थिंक, उन्होंने भी ये बात बोली कि हमारी आवाज, बिजनेस कम्युनिटी की आवाज इस्लामाबाद में सुनाई नहीं देती। एंड ही प्रेज्ड द पीपल्स पार्टीज गवर्नमेंट कि एटलीस्ट हम यहाँ पे आपसे मिल सकते हैं, आपके मिनिस्टर से मिल सकते हैं, दरवाजे खुले सईद गनी जो है मेरे फोन उठा लेते हैं, नासिर शाह, आपकी ट्रांसपोर्ट को, आपका जो इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको हर बिजनेसमैन ने सराहाया है। देखिए, पीपल्स पिंक बस सर्विस जो है वो औरतों को हर बिजनेस में औरत भी होती है, मर्द भी होते हैं, उनको कितना एक्सपेंसिव पड़ता है। यहाँ पे आपको जो है एक बहुत ही कम अमाउंट में जो है, बिल्कुल पिंक बसेस ने सेंस ऑफ सिक्योरिटी और कंफर्ट बढ़ाया है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। एक और चीज सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकना है, जी 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 जी, इधर नहीं रुकना है, पिंक बसेस यहाँ पे नहीं रुकी हैं। शर्जील मेमन ने भी, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने अनाउंस किया हुआ है कि वी आर स्टार्टिंग ईवी टैक्सीज फॉर वुमेन एंड ऑब्वियसली एवरीबडी एल्स आल्सो, तो उसमें भी पिंक वो आएंगी। तो आप देखें कि हर थोड़े दिनों बाद किसी न किसी सेक्टर में, वो एनर्जी हो, वो स्मार्ट एग्रीकल्चर हो, वो उसके ऊपर हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं एंड वी वांट द बिजनेस कम्युनिटी कि वो हमारे साथ ज्वाइन करें। और जबकि विफाक से आपको सपोर्ट उस तरीके की नहीं है, और जिसका इजहार चेयरमैन, आपके चेयरमैन ने भी किया, ये कहिएगा एक बड़ा टास्क आ रहा है अभी सिंध हुकूमत के लिए रमज़ान का, इसमें ताजिर बरादरी से भी आपकी कोऑर्डिनेशन काउंट करेगी कि किस किस्म की है, गिरा फरोशी हो रही है नहीं हो रही, होर्डिंग्स कर रहे हैं लोग, मुनाफा कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, फिर उसके बाद लोड शेडिंग का भी एक इशू जुड़ जाता है, इससे पानी के मसाइल हो जाते हैं। तो इसके लिए सिंध हुकूमत तैयार है, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए बात कर रहे हैं? देखिए, रमजान के लिए तो ऑब्वियसली जो हमारी प्राइस चेकिंग और ये सारी चीजें होती हैं, वो आपको पता है हर रमजान से पहले जो है सीएम साहब जो है इसके ऊपर मीटिंग भी करते हैं और फिर इसको यकीनी भी बनाते हैं। रही बात पानी की, तो कल ये भी एक बहुत बड़ा इशू था कि देखिए, कराची बीइंग एट द टेल एंड, हमें वैसे ही पानी कम मिलता है। उन्होंने कनाल्स के ऊपर भी बात करी और उन्होंने ये भी कहा कि अगर 1991 का अकॉर्ड भी हम माने तो हमें कभी भी सूबे को अपना ड्यू शेयर नहीं मिला। इसी तरह गैस का भी, गैस भी जो है हमें हमारा ड्यू शेयर नहीं मिलता, और इसकी आवाज़ भी बार बार जो है वो सीएम एंड जो पार्टी है वो उठाती है, और बिजनेस कम्युनिटी भी हमें ज्वाइन करे, क्योंकि दोनों चीज़ें, बिजनेस के लिए पानी भी उतना ही ज़रूरी है, गैस भी उतनी ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी भी उतनी ही ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी भी वो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ कहीं आपको इस्लामाबाद से आवाज़ आती है कि हमारे यहाँ लाइट नहीं जाती और हमारे ये नहीं होता, बट नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट को बल्कि आम शहरी को भी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम होता है। 18 घंटे जो है लोगों को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है एनर्जी के ऊपर। जिस तरह थर में हमारा कोयला जो है वो किसी सऊदी अरेबिया से किसी की उससे कम नहीं है, उसके ऊपर काम अगर रोका नहीं जाता तो आज हमारे सूबे की और आज हमारे पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत डिफरेंट होती, और एनर्जी सेक्टर में भी
हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम जी। विंडमिल्स पे भी जा रहे हैं। सुमीता, energy थोड़ा park भी सा कर रहे हैं। वक्त हमारे पास कम होता है, बट थैंक यू सो मच, आपने अपना तजिया पेश किया वेरी क्लियरली, यू अपडेट स्टेटेड भी योर किया हमें पॉइंट। कि सिंध हुकूमत क्या करने जा रही है, बिल्कुल पानी और गैस के मसाइल, और यकीन करें अभी तो मसाइल का जो एक शुरुआत है। शुरुआत जो है, बिल्कुल। तो हम ये चाहेंगे कि एवरी नाउ एंड यानी हर वक्फे के बाद सिंध हुकूमत के तर्जुमान हमारे साथ आए, कमिश्नर करते आए और रहे, ये बात बिल्कुल। चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है नाजरीन, कहीं मत जाएगा, वी शैल बी राइट बैक। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब वक्त हुआ जाता है पाकिस्तान से करीब लेकिन पाकिस्तान से दूर रहने वाले, जर्नी ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी का भूल मैंने कहा जरा डिफरेंट आए ना कुछ अच्छा, हाँ हाँ सही। ओवरसीज पाकिस्तानी। बिल्कुल जी, हमें आज ज्वाइन कर रही हैं यूएई से, अब आप वो भूल गई क्या कहते हैं हम उसको, जो पाकिस्तान से दूर है, लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। बिल्कुल कंफर्म हो गया। हो गया। अब हम जी अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। डॉक्टर इरम सबा गायनेकोलॉजिस्ट है, यूएई से उनका ताल्लुक है, हमें आज ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इरम, थैंक यू सो मच आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर इरम, ये बताइए, आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, यूएई में आप प्रैक्टिस करती हैं, और सुना है आप मेरे हस्बैंड के साथ डाउ मेडिकल में भी थी। यस, अच्छा तो कैसे स्टूडेंट थे वो, अच्छे थे या बस ठीक थे? इतने मतलब he was closed, he was not very frank with everybody, so Right. I was not in his friends group actually. अच्छा। But he was not का पता नहीं है मुझे, but actually what he is doing now is awesome. ये आपने And सही all रास्ता credit निकाला to है, him. पता है, बचने का सरवत के सवालों से। No. Let me complete. And whenever I ask him, हाँ. so he always tells one thing, that Sarvat has brought the best out of me. Oh, So this is something which I need to tell Sarvat, that what he is today, he gives the credit to Sarvat, that Sarvat has brought the best out of me, and what I am today has a big contribution from Sarvat. थैंक यू सो मच। It's the words of Dr. Fahad. इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर फहद। बात है, देखिए वही वैसे बात ये है तो हो गई कि बाहमी 27 की एक दूसरे को नशिस्त। सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान से कब गई, याद आता है पाकिस्तान, दोनों का अगर मेडिकल आप देखें, सेहत का निज़ाम देखें, उसमें क्या आप कंपैरिजन करती हैं, ये बताएं जरा हमें। अच्छा, 2014 में आई लेफ्ट पाकिस्तान, और पाकिस्तान को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ और करती रहूँगी। उसकी वजह ये कि मेरे पेरेंट्स जो हैं दोनों डॉक्टर्स हैं, और सिंस आई वाज बोर्न, सो आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिकल बैकग्राउंड, तो मुझे बहुत मज़ा आता था पाकिस्तान में। अच्छा, जो डॉक्टर वाइज थोड़ी सी एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान में, वो ये है कि वहाँ पे डॉक्टर्स पे लिटिगेशन थोड़ी कम है, मतलब इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। यहाँ पे इतनी लिटिगेशंस हैं, इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि डॉक्टर्स ना हर वक्त स्ट्रेस में और क्रश्ड रहते हैं। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं थी, स्पेशली फॉर अ सर्जन, क्योंकि जब आप सर्जरी करते हो, जब ऑपरेट करते हो, व्हेन यू डील विद ब्लड एंड स्पेशली सो मच ब्लड इन एज इन माय प्रोफेशन, तो स्ट्रेस होता है, ऑलरेडी स्ट्रेस होता है, उस पे लिटिगेशंस का स्ट्रेस, डॉक्यूमेंटेशंस का स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है। राइट। लेकिन अगर उससे आप health समझ रही है कि system वाली- लिटिगेशन का जो स्ट्रेस है, आप ये समझ रही है कि उससे लोगों की जान बचाने का जो रेशियो है वो ज्यादा होगा वहां पर, ये भी इसका एक फायदा तो हो सकता है। यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी इज इन माइनस, मतलब जीरोस में मैटरनल मोर्टेलिटी है। पाकिस्तान में मैटरनल मोर्टेलिटी जो है check and वो balance काफी बहुत हाई है। रेट, राइट। काफी हाई रेट। डॉक्टर इरम, ये भी बताइए कि अराउंड गायनेकोलॉजी बहुत सारे मिथ्स होते हैं जो लोगों के होते हैं, स्पेशली फर्स्ट टाइम पेरेंट्स के। क्या आप यूएई में भी देखती हैं कि वो लैक ऑफ अवेयरनेस है? डॉक्टर सरवत, एक्चुअली यहाँ पे जो ना लैक ऑफ अवेयरनेस होती है बिफोर द पेशेंट कम्स टू मी, मगर मेरी ना बड़ी होलिस्टिक अप्रोच है। आई डोंट क्योर द पेशेंट, आई Right. डोंट गिव मेडिसिन, आई हील देम। ओके, सो फ्रॉम द डे वन वी हैव, इफ अब ये स्क्रीन पे शेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, like we have a lot of patient information leaflets. If I can just show you from my clinic, this is my this bunch of patient information Right. leaflets which I share with my patients. And information leaflets we have designed actually because I am MRCOG also and MRCPI also. I have passed the Mashallah. London exam and the
आयरलैंड एग्जाम ऑल्सो, तो उससे ना मेरी मतलब ग्रूमिंग बहुत डिफरेंट वे से हो गई है। तो उसमें जो है ना, मैं पेशेंट को फर्स्ट ट्राइमेस्टर से जब लेके चलती हूँ, एक्चुअली एजुकेट देम एंड मेक देम एन यस, एजुकेटेड अवेयरनेस कपल। क्रिएट करना अराउंड। और एक और चीज में ये लोगों का सवाल है, टास्क है पाकिस्तान में जो मैं नहीं करती थी, वो मुझे लगता है डॉक्टर का टास्क है, एंड वी यूज्ड टू मिस दिस पार्ट देयर। मगर जब मैंने यूके से ट्रेनिंग ली तो मुझे पता चला कि नो, दिस इज होलिस्टिक अप्रोच, अ डॉक्टर Yes. शुड काउंसिल द पेशेंट रिगार्डिंग सही बात एक्सरसाइजेस, है। डाइट, एवरीथिंग। माइंडसेट की भी बात आप अवेयरनेस क्रिएट करती हैं अराउंड मेंटल नहीं हेल्थ नहीं ऑफ दैट डॉक्टर, चाइल्ड। नहीं सर, पाकिस्तान में पाकिस्तानी ऑपरेशन की आर तरफ नहीं मोर जाते वेल ज्यादातर, एजुकेटेड, हाँ, आर मोर बिल्कुल डॉक्टर इरम, इंटेलिजेंट पीपल। हम ये भी देखते हैं बस कि फर्क सिर्फ इतना है कि सिस्टम सिस्टम डॉक्टर इरम सॉरी, ये भी बताइए कि पाकिस्तान में हर कोई सी सेक्शन करा देता है, हर डॉक्टर कहता है जी मेरी ट्रैवल डेट्स ये हैं तो सी सेक्शन यहाँ पे कर दें। बाहर के ममालिक में हम देखते हैं पीपल नहीं, मैं ये अवॉइड। कहती हूँ कि पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल सरवत के सी सेक्शन डॉक्टर विश से होता है। पेशेंट मुझे भी आके कहते हैं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। मैंने कहा भाई मैं पाकिस्तान से ही आई हूँ, क्या हो गया, पाकिस्तान से आई हूँ। पाकिस्तान में मैं सीजर करती थी और नॉर्मल डिलीवरी भी कराती थी। प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में, हमारे पास जीटीजी मशीन्स 24 आवर्स अवेलेबल नहीं है, हमारे पास ट्रेन्ड स्टाफ मिडवाइज अवेलेबल नहीं है। तो जरा सा भी बेबी की फीटल हार्ट्स प्रॉब्लम करते हैं पेशेंट, डॉक्टर ये सोचता है कि यार बच्चा बच जाए, माँ बच जाए, भले सीजर हो जाए। बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही है। अब प्रॉब्लम पाकिस्तान के डॉक्टर्स में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है। प्रॉब्लम वहाँ की हेल्थ केयर जो वो है, Facilities हेल्थ जो केयर है। जो निजाम है उसमें प्रॉब्लम है कि इतनी एडवांसमेंट्स नहीं है हमारे पास। यहाँ पे सरवत इतनी एडवांसमेंट्स नहीं, और पैसे की भी इन्वॉल्वमेंट है ना डॉक्टर साहब, ये भी तो आप कहेंगे ना कि वो एक इंटरेस्ट भी तो है ना, पैसे का इंटरेस्ट क्या है कि चीज? अगर नॉर्मल डिलीवरी में 50,000 कम पैसे लग रहे लगते हैं। कम पैसे अच्छा, लगते मजे हैं की बात है कि पाकिस्तान में सिजेरियन के चार्जेस ज्यादा थे और नॉर्मल डिलीवरी, यहाँ पे सिजेरियन नॉर्मल डिलीवरी के सेम चार्जेस है, पता है आपको? यही तो वजह है ना। सारे बिकॉज डॉक्टर को दे डोंट incentive ही कोई नहीं है। प्रायोरिटाइज सिजेरियन, हाँ, राइट? डॉक्टर को इंसेंटिव भी कोई नहीं है। डॉक्टर के जो अमाउंट ऑफ मनी जो डॉक्टर गेट्स फ्रॉम अ सिजेरियन नॉर्मल डिलीवरी इक्वल, क्योंकि तो ये normal अगर आपको delivery में मौका भी मिले, उतनी मेहनत कभी है। मौका मिले आपको, तो आप पाकिस्तान में आके तब्दील करना चाहेंगी इस सिस्टम को, हेल्थ केयर सिस्टम को? अरे मैं करती रहती हूँ, आई रन अ मोटिवेशनल ग्रुप, और मैं सबको मोटिवेट करती रहती हूँ। जो जो मेरे ग्रुप में है मैं उनको मोटिवेट करती रहती हूँ। वो ग्रुप गैलेक्सी फार्मा वालों ने स्टार्ट किया था, देन आई एम एन एक्टिव मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। तो मेरी तो बहुत मतलब अब हर वक्त कोशिश रहती है कि मैं पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करूँ, डॉक्टर्स को ट्रेन करूँ। सो आई एक्चुअली ट्रेन डॉक्टर्स, ताकि वहाँ के डॉक्टर्स ट्रेन होंगे, एंड आई एम मेकिंग अ डिफरेंस। पीपल जब गेट बैक टू मी एंड दे टेल कि That's so डॉक्टर हम जो wonderful. आपने पढ़ाया, जो आपने बताया, उसको हमने ये अप्लाई किया, उससे हमारे पेशेंट को इतना फायदा हुआ, अल्लाह आपको जजा दे। एंड Right. इट्स गोइंग ऑन ऑलरेडी, आई एम ऑन इट। राइट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरम, हम आपके लिए बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं और हम विश करते हैं कि आप जैसी खवातीन इस हिंदुस्तान को बैरून मुल्क रिप्रेजेंट करें और अवेयरनेस डॉक्टर्स की क्रिएट ट्रेनिंग करते तो अच्छा है वो कर रही है, लेकिन जो हॉस्पिटल चलाने वाले हैं उनकी ट्रेनिंग कौन करेगा? हैं। ये बहुत अच्छा बड़ा सवाल सवाल है, है ना। ये इन्हीं से करना चाहिए है था ना? हमें। एक नाजरीन, छोटे से वक्फे का टाइम भाई, हुआ एक है। बिजनेस नहीं है ये बिजनेस नहीं है, ये अस्पताल life चलाना। saving बिल्कुल ऐसा ही है। तो जरा सा थोड़ा सा हौलात रखें लोगों पे, बेचारे गरीब लोग हैं, बिल्कुल इलाज कर दिया करें उनका, बिल्कुल। फ्री में भी हो जाए तो कोई वैसा मसला नहीं। है अ लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स में बहुत कम सेक्टर्स है होते सर, हैं बहुत जहाँ कम है। CSR होती है, बिल्कुल कम है। जनाब, वक्त हुआ है ब्रेक का, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, मैं और जोहेब वापस आ रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब जरा पॉलिटिकल सरगर्मियों पर सियासत की रोशनी अपडेट डालते हैं। देते रहना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI में कुर्बतें बढ़ने लगी है। तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजल रहमान से एक बैठक हुई है। बानी की हिदायत पर हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस में शिरकत की दावत दी गई, और इससे पहले भी ये कुछ ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा था और मौलाना फजल रहमान से बड़ी मुलाकातें हो रही थी, लेकिन मामलात कहीं इधर से उधर हो गए और मौलाना साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। और फिर उन्होंने तो ये भी कहा कि PTI को भी हमने कॉन्फिडेंस में लिया था 26वीं आईनी तरमीम से, लेकिन दोबारा से अब कुर्बतें बढ़ने लगी है। दूसरी तरफ उमर अयूब ये कहते हैं कि मौलाना को जो भी चीज़ें अभी तक हमारे साथ हुई हैं वो बताई हैं, जुडिशल कमीशन ना बनाने पर हमने मुज़ाकरात को बंद किया है। और एक और जो पेशरफ्त हुई है, बानी PTI ने तब्दीलियाँ की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्ट्रक्चर में, और ऐसे मौके पर जब कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि जब मुज़ाकरात भी नहीं होंगे और आपके मुक़तदरा से मामलात भी नहीं सेट हो रहे हैं, तो फिर आप करने क्या जा रहे हैं? तो करने इस तरह जा रहे हैं कि जुनैद अकबर को उन्होंने
बिल्कुल। अली अमीन गंडापुर की जगह अपॉइंट किया। और जुनैद अकबर के जो बयानात है बहुत ही एग्रेशन के साथ, यानी बहुत ऐसे बयानात आ रहे हैं कि वो एहतजाज करेंगे, और डी चौक की भी उन्होंने बात की कि दोबारा इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे जी। तो ये सारे मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के किस तरफ बढ़ रहे हैं, इस पर हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इसी मौजू पे बात करने के लिए हम वेलकम करेंगे शौकत यूसुफजई साहब को, रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस शो टुडे। सर ये बताइएगा, क्या तहरीक इंसाफ पर फिर एक बार फिर सड़कों पर निकलने की तैयारी कर रही है? बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी तो हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और पार्टी की नई क़यादत आ गई है। अब देखना है सूबे के अंदर पार्टी को वो किस तरह चलाते हैं। जुनैद अकबर काफ़ी एक सुलझे हुए और एक बहादुर वर्कर भी रहे हैं, काफ़ी खिदमात है उनकी, और पार्टी के लिए गालियाँ हैं, हमेशा वक्त में खड़े रहे पार्टी के साथ। तो अब देखना ये कि उनकी प्रायोरिटी क्या होती है और कैसे वो पार्टी को आगे लेकर चलते हैं। इसको तो उनके ज़िम्मे के जो अहम टास्क है वो ये कि पार्टी को ऑर्गेनाइज करना और तंजीम साजी करना, ये सारे एक ऐसे वक्त हैं कि हमें मुज़ाकरात भी जो हम छोड़ आ गए हैं। अब जाहिर है पार्टी को अपने एक लाएमल बनाना होगा, और अभी हम यही लाएमल पे वो कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएगी। एक तो ये कि असम्बली के अंदर भी काफ़ी एक्टिव रोल होगा एक अपोजिशन का, और सबसे अहम चीज़ ये कि जितने भी अपोजिशन पार्टियां हैं उन सबको एक इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पर लाना जो है, ये हमारी कोशिश है कि ग्रैंड अलायंस बन जाए। फिर जाहिर है उनकी जो मुशावरत से जो आगे बढ़ेंगे कि कैसे हुकूमत की अपोजिशन की जाए। राइट। वैसे उन्होंने वाजे तो कर दिया, और एक चीज़ और है कि आपको केपीके में भी ज़रूरत महसूस हो गई कि पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना है आपने, यानी हालात तो वाक़यात यहाँ तक पहुँच गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जबकि 95% से ज़्यादा आपका वोट बैंक वहाँ पर और हुकूमत भी आपकी, और फिर वो ये कह रहे हैं कि हम सड़कों पर आएंगे, इसीलिए मैं आया हूँ, इसीलिए तब्दीली हुई है कि अब हमने एहतजाज करना है क्योंकि मुज़ाकरात का नतीजा कोई नहीं निकला है। नहीं, ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये है ना कि हमारी तो जो तंजीम साजियाँ नहीं हुई थी, काफ़ी अर्से से तंजीम साजी नहीं हुई है। ये तो लोग हैं, इमरान खान की ऐलान के ऊपर तो सारी केपी निकल आएगा, वो तो इशू ही नहीं है, क्योंकि जो भी नौजवान हैं हमारे साथ हैं और हर तहरीक में हमारे साथ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो इमरान खान की तरफ से कॉल आ जाए तो सारे निकलने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि तंजीम साजी पर भी फोकस किया जाए और ग्रास रूट लेवल के ऊपर की जाए, तो वो उसके लिए बड़ा टाइम होता है। और चूँकि सीएम बड़े बिजी होते हैं, अपने मामला उनके सूबे के मामला होते हैं वो चलाना होता है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल था कि वो गांव-गांव जाए या हर ज़िले में जाके तंजीम साजी को देखे। तो इसलिए जुनैद अकबर जो है वो बेहतरीन चॉइस थी। एक तो बहुत ब्रिलियंट किस्म के वो हैं, और दूसरे ये कि खान साहब के साथ हमेशा मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं, पुराने साथी हैं, तो एक अच्छा फैसला है, और इंशाअल्लाह ताला इससे पार्टी को एक नई कुव्वत मिली है। राइट। शौकत यूसुफजई साहब, ये भी बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर की जगह जुनैद अकबर को जो पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल मिलने पर सवालात खड़े किए जा रहे हैं, और ये भी सुनने में आया है कि अली अमीन गंडापुर से ज़्यादा खुश नहीं नज़र आ रहे थे बानी पीटीआई। क्या आप ये देखते हैं कि बेहतर हो रही हैं चीज़ें, और क्यों नहीं उनको अली अमीन गंडापुर से सेटिस्फैक्शन मिल रही है बानी पीटीआई को? नहीं, मैंने आपसे अर्ज किया ना, मैंने बता दिया कि क्यों चेंजेस आई है। ये बिल्कुल गलत है कि जी अली अमीन गंडापुर से इमरान खान खुश नहीं है। अगर वो खुश नहीं है तो फिर सूबे की वज़ारत आला क्यों दी गई है? राइट। आप देखें कि एक सूबे का वज़ीर आला कोई मामूली छोटा होता तो नहीं, उससे पहले जितने वज़ीर आला रहे हमारे परवेज़ खटक, महमूद खान, तो उनके पास कौन सी सूबाई सदारत थी? पता ये तो उन्होंने अपनी पसंद से लिया था, लेकिन चूंकि अब उनको एहसास हो गया कि बर्डन बहुत है, काम बहुत है सूबे के अंदर, और उन्होंने उसको फोकस करना है और डिलीवर करना है, और इसलिए उन्होंने
खुद इमरान खान से कहा था कि, और ये काफी 1.5-2 महीने से इस पे और हो रहा था बिल्कुल कि ठीक है जमीन की जगह किसी और को लाना है सुबह चेंजेस लाने की बात हो रही तो थी। कौन हो सकता है। ऑल्सो शौकत साहब, डेफिनेटली फिर वो जी शौकत साहब ये भी बताइए, मज़ाकरात आपको लग रहा है कि बस ये अब एंड है? बिकॉज बहुत डेडलॉक सिचुएशन रही है पिछले 15-20 दिनों में, जब पीटीआई भी ये चाह रही थी कि मज़ाकरात अच्छी जगह पे ख़त्म हो। आपको क्या नज़र आ रहा है, ये डायरेक्शन कहाँ लेती हुई जा रही है? देखिए मुझे भी काफी अफसोस हुआ है क्योंकि चाहते थे कि मुज़ाकरात हो जाए, हमारी पार्टी चाहती थी कि मुज़ाकरात कामयाब हों और कोई इस मुल्क की कोई सिम्प बने। मुश्किल में है पाकिस्तान और उस नहीं तो मुश्किल से निकले अब पाकिस्तान। जुडिशियल कमीशन बन रहा है या नहीं बन रहा? आपको क्या कोई 1% भी चांस है कि बन जाएगा या नहीं बनेगा? देखिए जुडिशियल कमीशन नहीं बनेगा तो फिर ये हुकूमत भी नहीं चलेगी ना। मुश्किल तो ये है कि देखें इस हुकूमत को न हटाएं तो रूल ऑफ लॉ। इसीलिए जुनैद अकबर साहब भी आए, और देखिए जुनैद अकबर साहब इसीलिए आए, वो ये बता रहे हैं अपने इंटरव्यूज में कि वो आए इसलिए है कि वो अब जो पाकिस्तान तहरीक साहब जिस चीज से जानी मानी जाती है ना, एहतजाज और अपने हक के लिए जो वो समझते हैं कि निकलना है सड़कों पर, इसके लिए। और उन्होंने कहा कि होम्योपैथिक क़यादत जो है अब नहीं चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उनको हम साइड पे करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। होम्योपैथिक क़यादत कौन सी आपकी? क़यादत तो कभी रही नहीं है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब देखिए आज़म स्वाति हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं तो आज वो जेल में हैं। इससे पहले भी जितने हमारे सदारत जिन लोगों ने किए और सारे नहीं वो उस अंदाज में है ना आपके। देखें बैरिस्टर गौहर को बहुत से लोग होम्योपैथिक क़यादत कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि वो रीजनेबल आदमी है और वो तदब्बुर से बात करते हैं, लेकिन एक नजरिया ये भी है कि वो होम्योपैथिक है। वो दोनों तरफ से कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर, उनके बारे में भी यही कहा जाता है। देखें जो मौजूदा हालात हैं जिसमें जितना रोल प्ले किया है उसमें बैरिस्टर गौहर कहाँ पीछे हटे हैं और कहाँ अली अमीन गंडापुर पीछे हटे हैं, ये एक अलग वो है। देखिए तो इमरान खान की अपनी चॉइस है, वो जिसको लाना चाहते हैं। आपको पता है कि वो प्लेयर रहा है, कप्तान रहा है, फील्डिंग की एडजस्टमेंट जो है ना वो उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, और किसको आगे लाना है, किसको साइडलाइन करना है, किसको क्या करना, वो बेहतरीन। इसी वजह से वो तो है सर, लेकिन कुछ ऐसा मुख्तलिफ तो होगा ना। आप ऐसी बात कह रहे हैं कि सब एज इट इज ही है, जैसे जुनैद आ गए, सदर चेंज हो गया केपीके का, और आप कह रहे हैं बस ठीक है नॉर्मल बात है, वो खान ने हटा दिया, वो लगा दिया। ऐसे तो नहीं होता ना सर, कोई हिकमत अमली तो चेंज हुई है ना। कोई प्लान ऑफ एक्शन होगा, कोई विजन होगा। जो पार्टी की हिकमत अमली जो है ना वो ऐसा नहीं है कि जुनैद अकबर सूबाई सदर बन गया बस अब वो आएंगे तो बस एहतजाज ही एहतजाज होगा, ऐसा नहीं है। पार्टी की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो तो इमरान खान देगा ना, और वो सिर्फ एक सूबे के लिए तो नहीं होता, पूरे पाकिस्तान के लिए होता है। तो जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इमरान खान देता है। जो मरकजी कमेटी है जिसमें कोर कमेटी है वो फैसला करती है कि कब एहतजाज, कहाँ एहतजाज, कैसा एहतजाज। तो ये तो सारे हिकमत तो वहाँ बनेगी ना, और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जुनैद अकबर साहब करेंगे और पंजाब की क़यादत पंजाब में करेगी, इस तरह दूसरे। तो ये तो एक वो देखिए ना, सलमान अकरम राजा को भी तो तंजीम नौ का हुक्म दिया है ना। सलमान अकरम राजा यानी पंजाब में भी आप लोग उस तरीके से नहीं बानी पीटीआई के मुताबिक आप अपनी लाइन टो कर रहे हैं। एक सूबे की बात तो नहीं दुरुस्त कह रहे हैं। पंजाब में, क्योंकि पंजाब में देखिए ना, पंजाब में जितना जुल्म, जितना बर्बरियत हो रही है कि कोई सियासी एक्टिविटीज की इजाजत नहीं मिल रही है, लोग एक्शन हो रहे हैं, घरों से उठा जा रहे हैं, घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। तो अभी आप देखें ना, हामिद रजा साहब जो थे उनके घर पे छापा मारा गया बिना वजह। यानी वो ये सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हुकूमत कर रही है फस्तायत का मुजाहरा कर रही है। एक तरफ जमहूरियत का नारा बुलंद कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि इंसानी हकूक की तो संगीन वायलेशन पंजाब में हो रही है, कोई एक्टिविटीज नहीं करने दी जा रही। तो लिहाजा ये कहना कि जी पंजाब से लोग नहीं निकलते, आप वहाँ सड़कें बंद ना करें, कंटेनर ना लगाएं, जगह जगह आपने पुलिस खड़ा करके लोगों के घरों पे छापे मार के आप कहते हैं जी इस पंजाब से कोई नहीं निकलता। तो ये पंजाब में तंजीम नौ करने के बाद हुकूमत करने देगी आपको ये काम? पंजाब में तंजीम नौ आप करेंगे तब हुकूमत करने देगी आपको? हमने हुकूमत से कौन सा पूछना है कि हम पूछ के करेंगे। अगर देखें हम अपनी सियासी लोग हैं, सियासी जदोजहद हमेशा से जारी रही है। आपको याद होगा अभी जो पेका एक्ट आ गया
ये तो सियासी इंतकाम है ना, पीका एक्ट में क्या है? ये तो पीटीआई के दौर पे भी था ना, ये तो पीटीआई के दौर पे भी था ना। शुरुआत तो वही से हुई। इसमें तो रिसीविंग एंड पे हम है ना, ये बात ना छेड़े ना। नहीं, पीका एक्ट जो हमारे दौर में था, जो तरमीम लाई गई थी, वो आपको सबको पता है, उसमें काफी लचक थी। लेकिन ये जो पीका एक्ट लाया गया, इसमें तो किसी सहाफी को कंसर्न ही नहीं किया गया। जब तक आप सहाफी की तंजीमें मौजूद हैं, आप जो भी कानून किसी के बारे में ला रहे हैं, तो ये भी तो इंसानी हकूक़ की वायलेशन है कि आप उनको कंसल्ट ही ना करें। बस आप भी उनसे पूछें वजीर ही ना। आजम और मियां मरियम नवाज की तरह बयानात दे दें, स्टेटमेंट्स दे दें, ताकि रिकॉर्ड पे एटलीस्ट हम चला तो सके ना। अभी 2, 4, 5, 6, 10 साल बाद आपकी हुकूमत आए तो हम कहें उन्होंने भी ये कहा था, देखें इस हद तक रिकॉर्ड के लिए। नहीं, ये रिकॉर्ड के लिए नहीं है भाई साहब। मैं प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई घटिया किस्म का कानून है, जिसमें सहाफत तो खत्म हो जाती है और सियासी इंतकाम का जो है ना, वो दरवाजा खुल जाता है। आप जिसको उठाना चाहें, जिसके खिलाफ आप काम करना चाहें, वो आप फौरन करने के लिए। लेकिन ये जरूर देखे गवर्नमेंट के कल ये अपोजिशन में आ सकते हैं। बिल्कुल। हमारे पास तो स्ट्रीट पावर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे साथ यंगस्टर्स मौजूद हैं। ये लोग क्या करेंगे? पीपल्स पार्टी क्या करेगी? नून लीग क्या करेगी? अगर इस तरह के कानून मुल्क के अंदर मौजूद होंगे, तो कल क्या ये पंजाब में सियासी एक्टिविटीज कर सकेंगे? ये तो हर एक की बारी आती है। आज ये है, कल हम होंगे, फिर कोई और होगा। तो ये चीज मेरे ख्याल से मुल्क के अंदर से ये चीज खत्म होनी चाहिए। देखें, जब तक आप सिविल आजादी नहीं देंगे लोगों को इज़हार राय की, तो ये तो पता ही नहीं चल सकेगी कि जमहूरी हुकूमत है। और दूसरा ये कि देखें इस वक्त कितनी मुश्किल में है मईशत। जी बिल्कुल। आप देखें, ये खुद कह रहे थे कि अभी का कर्जा कितना लिया, आपको अंदाजा है? 27,000 अरब 2 सालों में लिया है। बिल्कुल। और 27,000 अरब के बाद ये कहते थे कि जी हमारी मईशत दुरुस्त ट्रैक पर आ गई है। लेकिन परसों में देख रहा था तो हमारे वजीर खजाना कह रहे हैं कि $1 अरब जो कर्जा है हम मजीद ले रहे हैं। तो आप $1 अरब मजीद कर्जा लेके आप कौन सा तीर मार रहे हैं? नहीं, और ग्रोथ देखे ना आप, ग्रोथ 2.5 का आपका हदफ है, टारगेट 2.5 क्या होती है ग्रोथ रेट? कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है। नहीं, अच्छा। कुछ भी नहीं है। दूसरा ही कि उड़ान पाकिस्तान जो आपने लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, क्या मैं ये तो कर्जों पे तो उड़ान पाकिस्तान का मंसूबे कामयाब नहीं हो सकते। आप पहले अपनी मईशत को देखें। आपके 145 के 146 टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई है पंजाब में। जी। लोग आपके अच्छा बेरोजगार शौकत हो साहब, गए हैं। ये भी बताइए, बहुत कम हो गई है। सियासी हिकमत अमली क्या है पीटीआई की? ये प्रोटेस्ट जो है वो डी चौक की तरफ जाते हुए हम देख रहे हैं। एपिसोड हो चुका है, क्या ये सोचते हाँ, हैं। ये एपिसोड हो चुका है पहले भी। तो बताइएगा क्या प्लान ऑफ एक्शन रखती है पीटीआई? देखिए, हम अपनी स्ट्रगल नहीं छोड़ सकते ना, अवाम को इस तरह छोड़ सकते हैं, क्योंकि ₹1 का रिलीफ तो अवाम को मिल नहीं रहा है। अवाम भी परेशान है और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भी परेशान है। और वो तो दोनों तरफ से परेशान है बेचारे, इसलिए कि एक तो यहाँ के हालात की जो क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, और दूसरा ये कि उनको इस हकूक से महरूम किया जा रहा है कि वो वोट का हक डालें। यानी आप देखें कि उन बड़ी खुशी का इजहार करती है गवर्नमेंट, हर हुकूमत कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी ने इतना रेमिटेंसेस भेजा, लेकिन एंड में उनको ये हक हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तान में अपनी लीडरशिप के लिए वोट डाल सके। तो बस चौधरी साहब ये बताइए, इस्लामाबाद डी चौक का ऑप्शन है आपका, एक ऑप्शन एहतजाज का मौजूद है, क्योंकि आपके जो सदर है वो ये कह रहे हैं। देखिए, मुझे बड़ी हैरत होती है कि क्या डी चौक जो है ये कोई नोगो एरिया है या कोई बड़ी मुकद्दस जगह है कि जी यहाँ पे ना जाए, या हमने अगर 26 नवंबर को भी हम गए थे जिसपे तो आपके मौलाना के साथ आने का इरादा है, आपके मौलाना साहब के साथ आने का इरादा है, या प्री मैच्योर है ये बात करना? हो सकता है मामला खराब हो जाए। वो तो देखिए, मौलाना साहब जो है उनके साथ हमारी कोशिश है कि ग्रैंड अलायंस की तरफ हम जाए, उसके लिए कोशिश हो रही है। उसके लिए खाकान अब्बासी साहब से बात हुई है और काफी लोगों से बात हुई है। हम चाहते हैं कि जितने भी अपोजिशन जमाते हैं उन सबको इकट्ठा किया जाए, फिर जाहिर है उनकी मुशावरत से फिर हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम काम करें। बिल्कुल। तो लेकिन हमारी अपनी जो कोशिश है वो ये है कि जल्द से जल्द इस हुकूमत को फारिग किया जाए, इसलिए कि मईशत तबाह कर दी है, सिर्फ कर्जों पे निजाम चलाया जा रहा है और सिर्फ बातें हो रही हैं। बिल्कुल ठीक और है। सारा सिस्टम इन्होंने खत्म कर दिया। साहब बहुत शुक्रिया आपकी पेशेंस का। जी बिल्कुल, शौकत यूसुफ साहब, आप हमेशा बहुत पेशेंटली हमारे हर सवाल का जवाब देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रिप्रेजेंटेटर भाई अभी तो तरीके इंसाफ के, लेकिन जर्नलिस्ट रहे ना, इसीलिए जर्नलिज्म में गुजारी है बिल्कुल जिंदगी। बहुत हमेशा हमने देखा है बड़े पेशेंटली ये करते हैं बात। जी नाजरीन, एक छोटी सी
ब्रेक ब्रेक लेना है का और वक्त कुछ हुआ है। खवातीन लेकिन हम वापस आने के बाद खवातीन अपना टाइम किस तरह मैनेज कर सकती हैं मोर प्रोडक्टिविटी मल्टीटास्किंग के साथ, तो कहीं मत जाइएगा, हम इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। कहते हैं खवातीन एक घर को चलाती हैं, एक घर का निज़ाम बरकरार रखती हैं, लेकिन आजकल वो ज़माना नहीं है कि एक इंसान घर चलाए, यानी कि शौहर या बाप घर चलाए, तो दोनों को मिलके, खवातीन को और मर्द हजरात को मिलके आजकल शाना बशाना चलना पड़ता है। बिल्कुल मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं सभी। और खवातीन, वो जो पुराना वक्त था ना कि खवातीन घर में बच्चों की देखभाल कर रही हैं और चीज़ें, अब तो मर्दों के साथ वो बाहर जाती हैं, जॉब भी करती हैं। तो इस वजह से मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि मार्जिन बहुत ज्यादा खवातीन को मिलना चाहिए, ठीक है। कैमरे पे बोल रहे हैं आप, कैमरे के कंसिडर पीछे करना कुछ और चाहिए बोलते खवातीन हैं। को और उनका हाथ बटाना चाहिए। तो ये इशू हमने सही बात है। वैसे आप हमेशा ये बात करते हैं, तो आज इसी इशू पे हमने मधु किया है अस्मा सैफ को। वर्किंग वुमन है, टीवी आर्टिस्ट हैं, 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, 17 साल और 10 साल की, और फूड बिजनेस भी देखती हैं। साइमा जाफरीन है हमारे साथ, हाउसवाइफ है, यू वर्क फ्रॉम होम, 2 बच्चे हैं, एक 20 साल की बेटी है और 18 साल के साहबजादे हैं, और इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं और आर्ट डायरेक्टर भी हैं। तो भाई ये तो अनबिलीवेबल बात हो गई कि वर्किंग के साथ साथ मदर्स भी हैं, हाउस वाइफ्स भी हैं, सारी जिम्मेदारी आप निभा रही हैं। भाई ये सुपर वुमन कैसे हैं आप बताएं। सुपर वुमन का तो कभी सोचा नहीं था। जब शादी हुई तो ये नहीं था कि जॉब करेंगे या फिर इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी कि बच्चे, घर, जॉब, सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जब अपनी फील्ड में मैं आई एज अ टीवी आर्टिस्ट, तो टीवी आर्टिस्ट की जो टाइमिंग हमारी कॉल टाइम होता है, लाइक 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, यानी कोई टाइम ही नहीं है, नहीं आप ये कह रहे हैं कि कोई टाइम नहीं है। हाँ, और फिर आपका इवेंट हो या फिर कोई ऐसा इवेंट हो उन्हीं लोगों का, तो वो फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम 10 बजे जाएंगे घर, हमें फिर उनके हिसाब से चलना है, चाहे 12 बज जाए, रात के 3 बज जाए, तो हमें उनको मैनेज करना है। तो कैसे मैनेज करती हैं टाइम अस्मा? फिर साथ में 2 बच्चियां और फिर उनको अच्छी तरबियत देना, उनकी एजुकेशन। मेरी बड़ी बेटी IVS में है और उसका 3रा साल है, वो आर्किटेक्चर कर रही है। अरे उनके छोटी तो 2 और बेटी साल रहते हैं। 10 साल की है और वो 6th क्लास में है। दोनों के खाने को मैनेज करना, दोनों की चीज़ों को मैनेज करना, पढ़ाई को मैनेज करना, फिर वो हमें रिजल्ट भी देना। देखिए ज़्यादातर वर्किंग वुमेन क्या होता है कि वो बच्चों अपने काम को मेंटेन रखने के चक्कर में घर उनका स्पॉइल हो रहा है। तो आप कैसे मैनेज करती हैं अस्मा? दैट्स द गोल्डन अपनी क्वेश्चन। नींद की कॉम्प्रोमाइज करके करती हूँ। क्योंकि बच्चे आइसोलेटेड भी फील करते हैं ना कि आप बाहर गई हैं तो उसको फिर टाइम कितना देना है। हाँ, डिफ़िकल्टी तो मुझे भी आती है, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आती। क्यों, सुबह अगर मुझे उठना है तो रात जल्दी उठना है, अगर 6 बजे उठना है तो लाइन में 4 बजे उठ जाऊँ, 4 बजे उठ। अब आप बताएं, अपनी नींद की इतनी कंप्रोमाइज़ करना कि सुबह रात में आप 12 बजे आ रहे हैं और सुबह आप 4 बजे उठ के बच्चों के लिए जो वो उन्होंने दोपहर में खाना है उसको मैनेज कर रहे हैं, तो कितनी हर चीज़ मेड नहीं कर सकती। जो हम मदर्स कर सकते हैं वो मेड्स नहीं कर सकती। मेड्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा तो सकती। कितना मुश्किल लगा आपको इन दोनों चीज़ों को टैकल करना, हैंडल करना? ऑब्वियसली द ग्रोइंग चिल्ड्रन, अभी तक अभी उनकी यूनिवर्सिटीज़ और ये सारे दिन हैं, कैसे कर लेती हैं? स्केड्यूल्स बनाती हैं, फ्रिज पे लगे हुए होते हैं। सरवत अभी तो चल ही रही है ना, चैलेंजेस चल रहे हैं, मतलब हर दिन। और सबसे बड़ी बात, अगर मियाँ आपके सपोर्टिव हो ना तो बहुत अच्छा हो जाता है। मेरे हस्बैंड सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा है। देखिए, लेकिन मियाँ की नहीं, रोटी ये नहीं बना सकते ना। अगर बच्चा बीमार हो जाए तो उसको पूरी तरह लुक आफ्टर नहीं कर सकते। अगर बच्चे की एजुकेशन, मदरसा हो गया या फिर ट्यूशंस हो गए या स्कूल हो गया, तो तीनों चीजें वो मैनेज, वो पिक एंड ड्रॉप होता है। मैं फीस दे रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ। आप लोग ये समझते हैं, आपके जो अच्छे मर्द होने की डेफिनेशन ये है कि डिश वॉशिंग भी कर रहा है आदमी। देखिए, मल्टीटास्कर तो होना चाहिए ना, बिकॉज पेरेंटिंग जो है वो सिर्फ बिल्कुल सीरियस रह के पाकिस्तान से बाहर ही नजर आता है कि पेरेंटिंग, को पेरेंटिंग दोनों पेरेंट्स करते हैं। साइमा, आप बताइए, आप घर से बिजनेस करती हैं, यू वर्क फ्रॉम होम, तो रिलेटिवली चीज़ें थोड़ी आसान होती होंगी आपके लिए? कैसी जर्नी रही है? बिल्कुल, इनकी बात को मैं आगे लेके चलूंगी कि मेरी यही लाइफ थी कि 9 to 5 और कभी कभी घर पहुंचते हुए 7।
तो ट्रैफिक में ज़ाहिर है वो तो ट्रैफिक होता ही में या एक्स्ट्रा काम और इस तरह उसमें क्या था कि बच्चे तो निगलेक्ट हो ही रहे थे, क्योंकि मैं जितना अर्न कर रही थी उसका 60% मैं मेड को दे रही थी। और फिर मेरे बच्चों के ग्रेड कम आने शुरू हो गया, तब वो छोटे थे। अब तो माशाल्लाह वो ग्रोइंग हैं तो अपना वो देख लेते हैं, लेकिन मुझे एक टाइम पे मैं पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं उनकी अटेंड कर पाती थी। मैं बहुत सारे ऐसे इवेंट थे जिनमें मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ता था। फिर एक स्टेज ऐसी आई, मैंने रिज़ाइन कर दिया। मैं बड़ी बड़ा, अच्छी ये तो फर्म में आपने थी ऐसा और decision मैंने लिया। मैंने शुक्रिया के साथ रिज़ाइन किया और मैंने एज अ हाउस वाइफ सोचा तब था कि मैं एज अ हाउस वाइफ ही लेके चलूँगी, मुझे कुछ नहीं करना। उसके बाद वही बात कि अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव हों, अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड सपोर्टिव हो ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि देखें ये जो लाइफ है ना, इसमें बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आते हैं जो कि पार्ट ऑफ द लाइफ होते हैं। उनको कैसे लेके उनमें से निकलना है, वो आर्ट ऑफ द लाइफ है। तो हर जो हाउस वाइफ है उसको ये चीज़ ज़रूर आनी चाहिए। अगर हाउस वाइफ रहते हुए हर वक्त रोना, हाय ये वो काम, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। हमारी कितनी मेजॉरिटी हाउस वाइफ हैं जो कि सब काम करती हैं, उनको एट द एंड फील होने लगता है कि वो तो पता नहीं क्या, यानी कि कुछ भी नहीं है। वो निगलेक्ट एग्जैक्टली वो अपने आप को इतना निगलेक्ट कर रही होती हैं कि वो अपने आप को बिल्कुल जीरो समझ रही होती हैं। हालांकि वो जीरो घर के साथ ना लगे तो वो कुछ भी नहीं है, तो नथिंग। साइमा, कितना जरूरी है ना करना भी एक औरत के लिए कि मैं आज यहाँ नहीं जाऊंगी, मैं ये काम नहीं करूंगी। क्योंकि आप जैसे अब मेरा था ना, मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ तो मेरे अपने ऊपर होता है। मैं अपने क्लाइंट्स को वर्क फ्रॉम होम क्या करती मैं देखिए, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, ठीक है। उसमें सारा पूरा 3D 2D एनिमेशंस, उसके अलावा आर्ट डायरेक्शन में करती हूँ, पूरी सेट डिजाइनिंग, सारी चीज़ें। अब मेरे पास ना जॉब में टाइम नहीं था मेरे लिए सोचने का। मैं जब घर से काम कर रही हूँ तो मुझे अब बच्चे भेज दिए, थोड़ा सा टाइम, जैसे सारी खवातीन को मैं कहूँगी एक अपने लिए ना मी टाइम निकालें। मी टाइम 10 मिनट का हो, 30 मिनट का हो, जितना आप निकाल सकती हैं। उसमें आप सोचें कि आप अपने लिए क्या कर सकती हैं। जब आप अपने लिए सोचेंगे ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब मेरे पास वो जो मी टाइम मेरा होता है उसमें मैं फिर आइडिया सोचती हूँ। कभी कभी खाना बनाते हुए भी आइडियाज आ रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें क्रिएट हो रही होती हैं। अच्छा, हमारी सोसाइटी में बड़ा ये है अस्मा के मी टाइम तो मतलब कि आप बड़ी सेल्फिश हैं, आप बड़ी सेल्फ सेंटर्ड हैं, आपको लगता है आप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो ग्रोइंग एज चिल्ड्रन वी वर टॉट कि भाई अपने आप पे ज्यादा तवज्जो नहीं दो। तो किस तरह उसको जस्टिफाई करती हैं आप? अपने लिए निकालती हैं मी टाइम? बिल्कुल मैं मी टाइम निकालती हूँ। लाइक जैसे मुझे जो पसंद है, कुछ भी हो सकता है, मैं खाना मुझे पसंद है, रेस्टोरेंट जाना पसंद है, घूमना पसंद है। लेकिन इनकी बात कि अब ये उस टाइम पीरियड्स उन्होंने अपना जॉब छोड़ के घर पे, अब वो खुद से एक डिसीजन पावर अब इनके पास है। मेरे डिसीजन पावर मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है एक प्रोडक्शन हाउस से। भागते रहना है, ठीक है, मुझे मैंने मेरी और साथ में मैंने अभी एक फूड बिजनेस स्टार्ट किया कुछ साल से पहले की बात। ये तो अच्छा किया। मैं अपनी डिसीजन अभी खुद नहीं ले सकती, खुद से नहीं कर सकती। हाँ, ये अपनी डिसीजन खुद से ले सकती हैं क्योंकि उन्होंने वो टाइम छोड़। तो कहीं ना कहीं गिल्ट होता है कि बच्चे सफर कहीं ना कहीं करते हैं। गिल्ट तो बिल्कुल करते हैं, गिल्ट होता है। जैसे इन्होंने कहा कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग अभी मैंने रिसेंटली अटेंड नहीं की, रीजन यही था कि मैं शूट पे थी। तो ये गिल्ट होता है, लाजमी सी बात है। सोसाइटी का साथ देना कितना जरूरी है साइमा फॉर अ वर्किंग वुमन टू मल्टीटास्क? और एट द सेम टाइम हम ये सवाल मर्द हजरात से क्यों नहीं पूछते कि आप वर्किंग मैन हैं तो आप अपनी फैमिली को कैसे टाइम देते, उनको कैसे सपोर्ट करते? ये बाइफिकेशन कब खत्म होगी? अच्छा, ये मैं आपको बात बताऊं, जो हमारी जनरेशन थी ना या हमसे पहले की थी, उनमें ये चीज़ थी कि मैन और जो घर की औरत है वो घर की औरत, भले वो बाहर भी कर रही है, लेकिन आप घर आके ये नहीं कह सकते कि मैं काम करके आई हूँ। आपको वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है कि सारे घर को लेके चलना है, ठीक है, अपना सारा वो करके। तो ये दोनों का ही काम है। लेकिन हमारी जनरेशन के बाद वो बच्चे जो देख रहे हैं ना, अब बहुत चेंजिंग आ गई है कि हम जो हमारे सराउंडिंग के लोग हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं, तभी तो हम आज यहाँ पे हैं। मेरे ख्याल में मैं ऐसी ना होती। इसमें इस सारी जद्दोजहद में इमोशनल नीड्स का क्या, उसको रिकग्नाइज किया जाता है फैमिली में? जो खवातीन बाहर काम करती हैं, जैसे आप भी काम कर रही हैं, आप काम कर रही हैं, तो वो रियलाइजेशन है अभी मुआशरे में या नहीं? अभी नहीं आई है खानदान? बिल्कुल है। मुझे तो लगता है कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। अगर पिछले एरा की बात किया जाए कि औरत बाहर काम करके आ रही है तो उसको इतना सपोर्ट नहीं किया जा रहा, इतना देखा नहीं जा रहा। लेकिन आज के दौर में मुझे लगता है कि हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि
एक गाड़ी नहीं मियाँ अकेला चला सपोर्ट सकता, नहीं कर सकता घर को, औरत ने सपोर्ट करना है। बिल्कुल। तो जब एक दूसरे की सपोर्ट, एक दूसरे की चीजों को देखेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो ही तो घर चलेगा ना। घर अगर वो ये मियाँ आके realization घर आ में चुकी चीखने है। लगे कि ये भाई आ तुम ये क्यों करके आई हो, लेट आई हो, या फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो फिर मैं जो काम कर रही हूँ बाहर मुतासिर हो सकता और है, वो ज़ाहिर है। फिर तो मुझे वो नहीं अफेक्ट चाहेगा, होगा हाँ। मेंटली कि यार मैं तो इतना कर रही हूँ घर के लिए, बिल्कुल और ऐसे ये ही। मुझे सपोर्ट नहीं Support कर रहा नहीं कर रहे है। हैं। लेकिन अब ये चीज Acknowledge नहीं नहीं है, कर इसकी रहे। बेसिकली वजह है हमारे मुल्क की महंगाई। बिल्कुल भाई, एक छोटी सी कुछ मैं रीड करना चाह रही जी, हूँ। बिल्कुल। लोग कहते हैं शी इज सो लकी, तो हमारा ये जवाब है, नो डार्लिंग, शी वर्कड हार्ड, शी स्टेड अप लेट, शी लॉस्ट पीपल अलोंग द वे, शी क्राइड herself to sleep, she ignored the critics, she invested in herself, she wanted to quit countless times, but she didn't. Exactly. So thank you for तालियां। thank you for not quitting. आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं आपका दिल भी से भाई ये शुक्रिया। बात कर रहा हूँ कि अच्छा। आपने बहुत बेहतरीन आसमा, सैफ आपका भी बहुत शुक्रिया, साइमा आपका भी बहुत शुक्रिया। यही बात है कि भाई जी- मी टाइम निकाले और वी टाइम भी निकाले फिर उसके साथ साथ। मी और वी, हाँ, yes। मी अगर मी तक ही रह गया हाँ। तो फिर वी सफर कर भी जाएगा। सफर कर जाएगा। तो भी और बहुत ये जरूरी है। पूरी जो घोड़े की रेंज है, जो मेंटल या इमोशनल अपब्रिंगिंग और वेल बीइंग ऑफ द फैमिली है, वो खवातीन नहीं बल्कि मर्द हजरात के भी हाथ में है। और मर्दों को सांस लेने का मौका लेके चले। नाजरीन, एक ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से आने के बाद इसी सॉर्ट ऑफ रिलेटेड हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ और उसकी वेलनेस का, तो कहीं मत जाएगा। वी विल बी हमारे राइट। साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जब हम बात करते हैं, कई दफ़ा हमें ये उसका तासुर मिलता है कि अगर कोई पागल है तो उसको थेरेपी की ज़रूरत है, अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसको एंजाइटी है, यानी बहुत नॉर्मली उसको सतही तौर पर हम लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। हम ये बड़ी- इसको हाँ। डिस्कस करेंगे वेलनेस वेडनेसडे में। जी, तो हमारे साथ आज इसी पे फर्दर बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर नादिया नदीम, NLP एक्सपर्ट हैं, हिप्नोटिस्ट भी हैं और टेलीपैथी भी करती है। तो मतलब वो सारे मैजिकल गुण आपके पास है कि आप लोगों को अपनी छोटी उंगली में रैप कर सकती हैं। अच्छा, बट ऑन अ सीरियस नोट डॉक्टर नादिया, बहुत सारे केसेस आपके पास आते होंगे, हिप्नोटिस्ट भी हैं आप, क्या मिसकंसेप्शंस हैं, क्या मिथ्स हैं अराउंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस? मेंटल हेल्थ सबसे पहले तो हमारे मुल्क में बड़े अफसोस की बात है कि टैबू इसको लोग कुछ अहमियत नहीं देते, जबकि मेंटल हेल्थ अगर आपकी सही है ना, तो जो लोग ब्लड प्रेशर में मुब्तला हो जाते हैं, डायबिटिक होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन जब तक लोगों को ये समझ आता है कि वो एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीज़ हैं, अगर वो रियलाइज़ कर भी लें तो उनके अतराफ़ के लोग, उनकी फैमिली उनको ये रियलाइज़ नहीं करने देते और उनको ये कहा जाता है कि तुम नहीं, क्या अगर आप पागल जाएंगे हो? साइकियाट्रिस्ट के पास, हो साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाना है भाई? हमने उनको और जो- एक लोग खुद पेशेंट को भी एक ये डर होता है, क्या अब हम मरीज हैं और हमें Stigma, सारी जिंदगी yes. दवाएं खानी पड़ेंगी। तो माइंड साइंसेज अब एक इस न्यू एरा में एक ऐसी चीज़ है कि बिना दवाएं खाए हुए कुछ सेशंस के साथ आप अपने एंजाइटी डिप्रेशन से भी छुटकारा पा सकते हैं, अपनी किसी बीमारी से भी छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा, आप केसेस में क्या देखती हैं? क्या खवातीन या मर्द हजरात को पता होता है कि वो डिप्रेशन में है? क्योंकि वो सिम्टम्स इंसान खुद तो नहीं देख सकता, राइट? बिल्कुल, या फिर वो इस बहुत स्टेज पे ना पहुंच जाए कि बिल्कुल also वो एविडेंट हो जाए। इससे दूर रहना चाहते हैं कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है। बहुत दफ़ा पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जब उनको रियलाइज़ भी करवाया जाए ना, कि जब वो अपना कोई भी डिस्कस करते हैं, फैमिली इशू है, रिलेशनशिप इशू है, जॉब इशू है, जो भी है, तो उनको जब बताया जाता है कि आपको ये इशू है, ये एंजाइटी और डिप्रेशन का एक फॉर्म है और ये अर्ली स्टेज है, तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आपको गलत लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि रियलाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका जो वर्स्ट फॉर्म है ना, वो पैनिक अटैक्स है। वो इतना वर्स्ट फॉर्म है कि जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और वो जब उनको हम बताते हैं कि जब उस वक्त आपने क्यों नहीं रियलाइज और किया। पैनिक अटैक तक पहुंचने में भी कोई खास ऐसा नहीं है, पता ही नहीं चलेगा आप वहां उस अच्छा, स्टेज तक पैनिक पहुंच गए। अटैक कैसे होता है ये भी बताइए। काफी पैनिक अटैक बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। अभी पिछले कुछ अरसे पहले मैंने एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी थी, उस पे उन्होंने बताया कि एक फ़्लाइट पे किसी बंदे के साथ हुआ और उसको हार्ट अटैक हो गया और उन्होंने सिम्टम्स जब लिखे
तो उस पे जाके मैंने कमेंट किया था कि उसको हार्ट अटैक नहीं ये हुआ, पैनिक अटैक उसको पैनिक अटैक हुआ था। अगर उस वक्त कोई वहाँ ऐसा होता जिसको ये समझ होती, right. वो सिर्फ उस वक्त उसके साथ बैठता और उससे कहता कि Calm कुछ down नहीं है, काम डाउन करो, फ्लाइट है अभी टेक ऑफ करेगा, अभी हम लैंड, या उसको बातों में लगाता। ठीक है, पैनिक अटैक के जो सिम्टम्स होते हैं वो एग्जैक्टली सेम हार्ट अटैक जैसे होते हैं। राइट, आपको सांस नहीं आ और रही ये मुझे होती। बताएं कि जैसे ये चीज ट्रिगर भी होती रहती है, जैसे आपको किसी को पेशेंट को आपने हील हो गया, ठीक हो गया वो अपनी रूटीन लाइफ में दोबारा, लेकिन कोई ऐसी चीज होगी तो वो ट्रिगर हो जाएगा एकदम, एंजाइटी, उसकी डिप्रेशन दोबारा उसके लिए हम ये करते हैं, हिप्नोथेरेपी की जाती है पैनिक अटैक या किसी भी फोबिया से निकालने के लिए, ताकि आपके सब कॉन्शियस से उस चीज को बेसिकली डिलीट किया जाता है। Right. जिस तरीके से हम मोबाइल कंप्यूटर से डिलीट करते हैं, इस तरह सब कॉन्शियस से डिलीट किया जाता अच्छा है। ऐसा हो जाता है। न्यूरो पैटर्न्स होते हैं, उसको चेंज। पैनिक अटैक में अगर आपका कोई फोबिया है, जैसे बहुत कॉमन है फ्लाइट फोबिया लोगों में, ठीक है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको फ्लाइट लेते हुए या ट्रैवलिंग में डर लगता है, चाहे वो बाय Height कार हो, phobia है, बहुत हाइट से फोबिया, phobias हैं। बहुत सारे फोबियाज होते हैं। तो उसके लिए ट्रीटमेंट्स ये होते हैं, हिप्नोथेरेपी यूज़ की जाती है। वेस्ट में ये थेरेपी बहुत कॉमन है। वेस्ट में तो बहुत सक्सेस रेट है कि इससे डिलीवरीज तक कराई जा रही हैं, पेनलेस डिलीवरीज तक हो रही हैं। ठीक है, और मैं अपनी भी इस पे आगे आपको एक मिसाल दूंगी जो मैं अक्सर कोट करती हूँ लोगों को। हिप्नोथेरेपी के ज़रिए आप बेसिकली जिस तरह हम मोबाइल और कंप्यूटर से कुछ डिलीट करते हैं, हम आपके सब कॉन्शियस को टारगेट करते हैं और उसमें जो भी आपका डर खौफ होता है उसको डिलीट कर देते हैं और लाइफ टाइम के लिए उसको मैनेज इस तरह किया जाता है कि आपके कुछ सेशंस पहले हम देते हैं, उसके बाद हम आपको एक मेडिटेशन दे देते हैं, रिकॉर्डेड मेडिटेशन, जो कोई आप डर खौफ, कोई बुरी आदत भी, कुछ भी है। एग्जैक्टली कोई बुरी आदत भी आपकी है, कोई आपके इश्यूज हैं, Fears है। डिप्रेशन, फियर्स हैं, कुछ भी है, यू नेम इट। कोई अनयूजुअल केस आया डॉक्टर नादिया दैट यू वुड लाइक टू टेल अस? मेरे पास वैसे तो बहुत सारे केसेस होते हैं। एक केस जो मेरे दिल से शायद बहुत करीब है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि आप खुद इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं उनके साथ, उनके प्रॉब्लम्स सुनने के बाद। मेरे पास एक केस आया था, एक यंग लड़की थी, जब कंसल्टेशन हुई और उसने मुझे बताया कि मेरे पेरेंट्स की, मतलब मैं छोटी थी, डेथ हुई, फिर उसके बाद फादर की कुछ अरसे पहले डेथ हो गई, तो उसके बाद मैं अकेली हूँ, तो मुझे नींद नहीं आती। डॉक्टर्स के पास गई, उन्होंने मुझे स्लीपिंग पिल्स दी, लेकिन मैं उसके बाद भी सो नहीं पाती, तो आखिर को मुझे वो छोड़नी पड़ी, क्योंकि मैं एडिक्ट हो रही थी लेकिन तब भी सो नहीं पाती थी। क्यों? वो एक फोबिया था ना, अकेलेपन का, कि पेरेंट्स नहीं है और सारा कुछ। तो जब उसने मुझसे डिस्कस किया तो मैंने कहा ठीक है कि नहीं, आप कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल कि मतलब डॉक्टर्स जो नहीं कर सके कैसे सेशन से होगा, मतलब लोगों को क्योंकि माइंड साइंसेस का भी नहीं पता है ना, तो उनको नहीं यकीन आता कि ये चीज़ पॉसिबल भी है। तो मैंने कहा देखिए, मेरा तो मतलब मैं तो रोज ट्रीटमेंट्स कर रही हूँ, मेरा प्रोफेशन है, क्यों ना एक सेशन लेके देख लेते हैं। तो ओके, मतलब उन्होंने एक नाउमीदी से ओके ट्राई कर लेते हैं। तो जब उन्होंने फर्स्ट सेशन मुझसे लिया और उसके बाद नेक्स्ट डे उनकी कॉल आई और मुझे कहती हैं कि मैं आज पता नहीं कितने अरसे बाद इतने सुकून से सोई, और उसके बाद जब मैं ऑफिस से आई तो उस वक्त भी मुझे इतनी अच्छी, मतलब एक सुकून वाली कैफियत थी कि मैं फिर सो गई। और यू सेड कि वो 5 साल बाद सुकून से सोई थी। एग्जैक्टली, बिना किसी मेडिटेशन के, मेडिसिन के, किसी चीज के बगैर, क्योंकि वो जो एक फोबिया था ना दिमाग में कि मैं अकेली कहीं एक कमरे में सो रही हूँ, वो फियर, फोबिया उनको। फियर। अच्छा, हाउ इम्पोर्टेंट इज कि हम ये रियलाइज करें कि हमारे बहुत सारे फियर्स और ट्रॉमास जो हैं वो चाइल्डहुड ट्रॉमास से लिंक करते हैं। हमारे कुछ सर्टन पैटर्न्स हैं, जनरेशनल ट्रॉमा भी है, अम्मा अब्बा के साथ जो हुआ, उनके अम्मा अब्बा ने किया, तो वो ट्रिकल डाउन हमारे ऊपर करता है। इसकी अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के पेरेंट्स को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पेरेंट्स को लगता है ये बहुत मामूली बात है, चाहे वो 2 साल का बच्चा है, चाहे वो 3 साल का बच्चा है, आप एक गैदरिंग में बैठे हैं, कोई भी रीजन है, आपने उसको सबके सामने डांट दिया या उसको मार दिया, आपको नहीं अंदाजा, वो उसकी ईगो हर्ट, आप ये सोच रहे हैं ये तो 2-3 साल का बच्चा है, इसको याद भी नहीं रहेगा। नहीं, उसके सबकॉन्शियस जो है ना, ये एक रिकॉर्डर है, ये हर चीज रिकॉर्ड कर रहा है। नहीं तो आप, अच्छा अब ये तो बात हो गई, हिप्नोटाइज करती हैं ये, और है तो क्या, देखिए दिस इज अच्छे पर्पस के लिए भी हो सकता है और लोग बुरे पर्पस के लिए भी करते हैं। तो हमने जो कहानियां सुनी है और कुछ लोगों का हमने तजुर्बात भी देखे, कराची में भी 1-2 वाक़यात इस तरह के हुए कि मेरे दोस्त की अम्मी जा रही थी, उनको उसने रोका, ऐसी आंटी कह के कुछ रोका, तो आग का कुछ किया और वो बिल्कुल उसके कंट्रोल में आ गई सरवर। और वो खातून अपने घर लेके गई, उनको घर से निकाल के जेवर लेके आई और वो उनके हवाले किए, उसने कुछ पत्थर दिए, वो पत्थर अपनी अलमारी में रख दिए
और जब वो शाम के वक्त में दोबारा कोई असर उनके ऊपर से उतरा तो उन्होंने अलमारी चेक की तो पत्थर थे उसके अंदर और वो जेवर दे दिया था उन्होंने। तो वाकई ये इस तरह के वाकयात इतना। अच्छा, ये सवाल बहुत दफ़ा मुझसे होता है, हमारे जहाँ भी हमसे लोग मिलते हैं ये सवाल ज़रूर करते हैं। मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो माइंड साइंसेज है ये पॉजिटिव एनर्जीज है। अच्छा। मैं अगर चाहूँ भी इस वक्त, अगर आप विलिंग नहीं है, सरवत विलिंग नहीं है, मैं चाहूँ भी आपको हिप्नोटाइज नहीं कर। वीक हार्टेड और वीक मेंटल हेल्थ वाले लोग नहीं, वो हिप्नोटिज्म नहीं है, वो एग्जैक्टली मैजिक है। जिसको थोड़ा सा इज्जतदार, क्योंकि वैसे ही माइंड साइंसेस का किसी को नहीं पता है हमारे मुल्क में, ठीक है। हिप्नोटिज्म का अगर आप बात करें, हिप्नोथेरेपी, टेलीपैथी की बात करें, तो वो लोगों को एक हॉलीवुड फिक्शन स्टोरीज तक पता है कि उनको साइंस क्या है, असल साइंस क्या है वो लोगों को पता ही नहीं, तो लोगों ने उसको हिप्नोटिज्म का नाम दे दिया। बेसिकली वो हिप्नोटिज्म नहीं है। अगर आप जब तक खुद विलिंग नहीं है, मैं कितनी ही बड़ी एक्सपर्ट हूँ, मैं आपको हिप्नोटाइज नहीं लेकिन अगर मैं विलिंग हूँ, कोई भी विलिंग है और उसको आप कर देती हैं, तो फिर आप जो कहेंगी मैं वो काम करूंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ये भी सुना है ना, आपका सबकॉन्शियस उतना ही हैंडल होगा, क्योंकि हमारी भी अपनी बाउंड्रीज है। सही। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से, जैसे हमारे पास एक पेशेंट आए तो उन्होंने अपने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए, उसके बाद मैंने उनको सजेस्ट किया हिप्नोथेरेपी के आपके इस प्रॉब्लम के लिए। कहेंगे नहीं मुझे तो नहीं करवाना। तो मैंने कहा सर फिर आप मतलब क्यों आए, यही ट्रीटमेंट है आपका ना, बहुत आसान है और ये वो। मैंने पूरा उनको डिटेल में बताया। नहीं आप तो मुझसे फिर पता नहीं क्या क्या उगलवा लेंगी और टेप कर लेंगी। मैंने कहा सर ऐसा नहीं होता, हमारी अपनी भी बाउंड्रीज है। ये तो एथिक्स की बात करिए ना आप, लेकिन करवा सकती है या नहीं ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं, करवा भी नहीं सकती बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखें ये अगेन वही वाली बात, पॉजिटिव एनर्जीज को आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नेगेटिव वे में आप बिल्कुल नहीं यूज कर सकते। वो काम ही नहीं। मैजिक की जो बात सरवत बताई है, आंटी मैजिक में आ गई थी। तो फिर आपके पास कोई, आपके जानने वालों में कोई है ऐसे कोई जो मैजिक बाकायदा करते हैं? क्योंकि हम तो चाहेंगे कि भाई अपने शो पे ये भी चीजें लोग मुतासिर हो रहे हैं ना इससे, क्या ख्याल है? नहीं, हम अपने शो पे ऐसी चीजें नहीं, वैसे दिखा रहा है लोग मुतासिर हो रहे हैं जी। मैजिक और शादी ब्याह से हम दूर रहते हैं। अच्छा, लेकिन होना चाहिए वैसे। डॉक्टर नादिया, ज्यादातर आपको फ्रिक्शन या अनसेटलिंग बिहेवियर मर्द हजरात में नजर आता है या खवातीन में नजर आता है, और दोनों के प्रेशर्स क्या हैं डिफरेंट? दोनों में नजर आता है। क्योंकि देखें मर्दों के हमारे माशरे में अपने एक एंजाइटी डिप्रेशन है, जो मैं ये कहती हूँ कि मर्द के लिए सबसे बड़ा डिप्रेशन एक तो आजकल के मुल्क के हालात में कमाना, अपनी फैमिली के लिए हर चीज पूरी करना, और फिर ना एक्सप्रेस करना भी, बिकॉज मर्द से एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई वो ना रोएगा धोएगा। और खातून कितना ही सपोर्ट करे, जिम्मेदारी तो मर्द की वो है एक, यानी उसके जहन पे ये है कि मेरी ही जिम्मेदारी। और पता है ये हमारी सोसाइटी में बहुत मुझे बुरी चीज लगती है कि मर्द रोता नहीं है। क्यों? मर्द इंसान नहीं होता, मर्द के आंसू नहीं आते, मर्द को तकलीफ नहीं होती। असल में वो दूसरों की तकालीफ का ही उनको देखते देखते जो है ना, उसको अपने पास मौका ही नहीं मिलता कि वो खुद रोए किसी के सामने। Men are not emotional beings, ये भी एक बड़ा स्टिग्मा है उनके ऊपर कि जी इमोशनल बीइंग्स नहीं है। नहीं, ये मैं बता मुझे थोड़ा सा ये मैं मर्द इसलिए नहीं रोता, तकलीफ भी होती है मर्द को, लेकिन देखे बात ये है कि जब उसको हमेशा देखा जाता है कि यार ये जो है ना ये सपोर्ट देगा, रॉक है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो वो मौका ही नहीं आता। जब वो इमोशनली डाउन भी होता है ना, वो अपने आप से बात करके अपने आप को मजबूत कर लेता है, क्योंकि उसको अपनी माँ के सामने स्ट्रॉन्ग दिखना है, अपनी वाइफ के सामने स्ट्रॉन्ग दिखना है, बच्चों के सामने, तो ये मौका मर्द के ऊपर आता ही नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ अगेन वही बात कि ये चीज़ कॉमन नहीं है, वेस्ट में बहुत कॉमन है। लाइफ कोचेस होते हैं, बिल्कुल, और लोग सिर्फ हर महीने, मतलब जिस तरह से हम पार्लर जा रहे होते हैं, स्पा जा रहे होते हैं, लोग सिर्फ थेरेपी के लिए, काउंसलिंग के लिए जा रहे होते हैं। क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि हमें शायद बचपन से ये सिखाया जाता है कि मर्द बहुत स्ट्रांग है, उसको रोना नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली वो बीवी या माँ के सामने अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं कि अगर मैं टूटा तो इनका क्या होगा, ठीक है। तो मेरे पास भी ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जो थेरेपी तक तो जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ काउंसलिंग में जब अंदाज़ा हमें हो जाता है ये किस लेवल पे, तो सिर्फ वो बातें उनसे निकलवा के यकीन करें उनको वो रिलैक्स करते हैं। और मेरे कितने पेशेंट्स ऐसे हैं जो हर थोड़े दिन में मुझसे अपॉइंटमेंट इसलिए लेते हैं कि सिर्फ मैं उनकी सुनूं। भाई आपकी फीस ज्यादा तो नहीं है ये बताया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा डॉक्टर नादिया, अगेन कितना ज़रूरी है, एक तो आप थेरेपी सेशन पे चले गए, बट एट द सेम टाइम आपने घर आके ब्रेथ वर्क किया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का लोगों को नहीं पता
कि आपकी जो पूरा एक अंदर का कोर है वो ब्रीदिंग से भी ठीक हो सकता है। उसके बारे में बताइए, आप अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करती हैं? बिल्कुल मैं रिकमेंड करती हूँ। जैसे हमारे यहाँ मेडिटेशन के बारे में किसी को नहीं पता। मेडिटेशन इतनी अच्छी चीज है कि अगर आप खुद से बैठिए, एग्जैक्टली, सिर्फ आप सुबह उठ के, जो लोगों को एक आदत है सुबह उठ के फोन उठा लेना, और एक सुबह का टाइम और एक रात बिल्कुल सोने का टाइम, वो हमारा ऐसा टाइम होता है जब आपका नेचुरली माइंड अल्फा स्टेट में होता है। ठीक है, आप उस माइंड को जिस तरह ट्रेन करेंगे वो दिन भर आपका माइंड उसी तरह से काम, और वो 5 मिनट ज्यादा नहीं। एग्जैक्टली, सिर्फ 5 से 7 मिनट होता है कि जब आप बिल्कुल नींद से जागते हैं या बिल्कुल जब सोने वाली हालत में होते हैं। तो लोगों को अगेन वही बात है कि इतना कुछ पता ही नहीं है, और वही बात है कि रील्स स्क्रॉल करना है, उससे अगर कोई गोरे ये कर रहे हैं तो आप बड़े देखें, हमारी सोसाइटी में लोग बड़े फख्र से हमने वहाँ ये चीज़ देखी, लेकिन अपने मुल्क में जब ये कुछ हो रहा हो तो लोग लिटरली, हमारे साथ अभी लास्ट हमने एक शो की, उसमें कुछ लोग आए तो उनसे जब हमने बताया माइंड साइंसेस क्या है, किस तरीके से है, ये वो डिटेल बताई, तो लिटरली आप यकीन करें हम सब, मेरी पूरी टीम हंसना शुरू हो गई। कहते हैं ओह अच्छा, मतलब आप लोगों का वही मौकलों वाला काम है ना, आप लोगों ने मौके रखे। ओह माय गॉड, दोज आर द काइंड ऑफ टैबू। नहीं तो आप मुझे बताएं, टाइम ट्रैवल करा देती हैं आप? देखें, कुछ चीज़ें जो है जो मूवीज़ की हद तक हैं, अगर उसको मैं आपको कहूँ कि टाइम ट्रैवल करना निहायती फजूल चीज़। इंसेप्शन में चले गए आप तो। ये इनको मुझे ऐसा लग रहा है बड़े मजे मजे की चीजें इनके जहन में आ रही है, हॉलीवुड में चले गए, जो भी थ्रिलर्स देखे, बचपन में इन्होंने मूवीज और वो देखी होंगी ना, आज इनको मौका मिल रहा है वो सारे सवाल करने का। नादिया मिली है, टाइम ट्रैवल हो जाता है, टाइम ट्रैवल हो जाता है, बिल्कुल पॉसिबल। हमने बहुत दफा ये भी देखा है डॉक्टर नादिया, दैट एज अडल्ट्स हमारे जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं उनसे बहुत सारे पैटर्न्स हमारे लिंक्ड हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर नादिया नदीम, आपने हमें सरवत को अगर टाइम ट्रैवल कराए ना आप, तो ये बहुत सारे लोगों को पिकासो से जाके मुख्तलिफ जवाब देंगे जो वो नहीं दे सकी थी। बहुत ही अलग जवाब सरवत की तरफ से आएंगे, इतने रियल होंगे कि फिर बाद में चेक एंड बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। सो लेट्स जस्ट बहुत मजा आया जी गुफ्तगू करके। थैंक यू डॉक्टर नादिया, और हमारी यही कोशिश है कि डॉक्टर नादिया हिप्नोटाइज कराएंगे भी अगर जब नेक्स्ट टाइम आएंगी ना, ये तो एक होना मुझे लग रहा है शो के बाद इनका आपको दे देंगे, बिल्कुल सही, लाइव सेशन देंगे। डन हो गया। तो ये बताएं जी, कैसा आपको ये सेगमेंट लगा? और माइंड साइंसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी जिंदगियों का, तो इसको इग्नोर ना करें। इनफैक्ट मेंटल हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्थ। आपकी फिजिकल हेल्थ जितनी इंपॉर्टेंट है उसी तरह मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। कोई जख्म लगता है हम डॉक्टर के पास भागते हैं क्योंकि वो दिखाई दे रहा होता है। मेंटल हेल्थ में मसला ये है कि आपको दिखाई नहीं देता, तो इसलिए आपको लगता है आपको जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी आप वापस आके अपनी सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे, तो देर ना करें इसमें। और थेरेपी को स्टिग्मेटाइज करना बंद करें। थेरेपी हर इंसान का हक है और फर्ज भी है, तो प्लीज अपने आप को थेरेपी से जोड़े रखें ताकि आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग आसानी आपके साथ जिंदगी गुजार सकें। डार्क थेरेपी भी है, ठीक है, तो मैं तो इनकी थेरेपी करती रहती हूँ, शो के बाद ये मेरी तो कुछ थेरेपी कर देते। नाजरीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नादिया आपका बहुत शुक्रिया। कल मुलाकात होती है, हमारी मुलाकात आपसे होगी नए न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ। मुझे और ज़ुहैब को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।